अब मैं बुलाता हूं, अपने हाथों को गर्म कीजिए, जोर से तालियां बजाइए, लगातार खड़े होकर के तालियां बजाइए। नहीं, हो गया सर। थैंक यू। वो मैं बता रहा हूँ सर। यहाँ पे 2 पार्ट में ये होगा और ये लेक्चर देवेंद्र जी एंड बसीम जी, माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। आपने 1 घंटा वेट किया, मैंने पूरा 1 साल वेट किया इस बार। 2019 हर साल की तरह नहीं है। 2019 में कुछ ऐसा हुआ है जो पिछले 200 साल के मेडिकल इतिहास में नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि ये बात इतनी बड़ी बात है, तो लेकिन इतने महीने निकल गए, अब ये 2019 भी निकलने ही वाला है, आपको पता है 1 दिसंबर, और इतनी बड़ी बात लोगों तक नहीं पहुंची। तो हमारे पवन गुप्ता जी, जिनका सबसे बड़ा हाथ है इस आयोजन को करने का, पवन गुप्ता जी ये रहे, और मुझे लगता है हाथ ही नहीं, पैर और बॉडी के सारे पार्ट्स हैं। ही इज राइट हियर। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सारे, एक तो ये रिसर्च पेपर है जिनको देखना बाद में देख सकते हैं, 2 पार्ट है, एक तो मेरा लेक्चर, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। आपको इसलिए नहीं मानना है कि मैं बता रहा हूं, जो भी कंफ्यूजन आपको लिखते रहना है। यू हैव अ फीडबैक फॉर्म, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, उसमें आप जितना चाहे पूछ सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ कन्विंस्ड है, तभी कन्विंस्ड है। इट्स नॉट बिकॉज आई एम सेइंग, वॉट एवर रेफरेंस आई गिव वो यहाँ भी है, उसका आपको लिंक भी मैं बाद में दे दूंगा खत्म करने से पहले। सो एक शब्द में अगर आज का लेक्चर मुझे खत्म करना हो एक शब्द में, तो वो एक शब्द है गोल्डीलॉक्स जोन। ओनली 1 वर्ड। ये गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? ये स्पेस साइंटिस्ट अक्सर यूज करते हैं। ये है अर्थ, आप देख रहे हैं, मतलब एक ऐसा जोन जहां पे लाइफ पॉसिबल है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो उस जोन में जहां पानी बर्फ भी ना बने और इंसान जले भी ना हो, या जीव जले भी ना, दैट इज कॉल्ड गोल्डीलॉक्स जोन, राइट, स्पेस साइंटिस्ट के भाषा में। और गोल्डीलॉक्स जोन में हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ आता है और मार्स आता है, यानी कि मार्स में फिर भी उम्मीद है कि कुछ हैबिटेबल हो सकता है। ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में भी गोल्डीलॉक्स जोन है, और उसे हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। इस साल का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस अक्टूबर महीने में मिला, 7 अक्टूबर, आज 1 दिसंबर है, 2 महीने भी नहीं हुए। और सबसे आश्चर्य बात है, इस सब्जेक्ट पे नोबेल प्राइज 4 बार मिल चुका है, 4th टाइम। 1931 में मिला था, 38 में मिला था, 2004 में मिला था, और अभी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, या कितना इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी का एक फंक्शनिंग है। ये फंक्शनिंग अगर आप समझ जाएं तो एक बात तय है, आपको किसी भी बीमारी से घबराहट नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके फोन आए इन दिनों में, और कैंसर, हार्ट डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, इस तरह के क्वेरीज थे, राइट। और आप चल के आए यहाँ पे, और आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इस स्थिति में आप हैं, वो दिख रहा है मुझे। इतनी स्थिति काफी है किसी भी डिजीज को रिवर्स करने के लिए, राइट। ये बात आप समझ जाएंगे, और कुछ ही दिनों में रिवर्स करने के लिए, एंड दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यू नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, एंजियोजेनेसिस। सो अगला 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मैं ये समझाने वाला हूँ व्हाट इज दिस, और वो समझ गए तो बात लगभग बनी गई। समझाने के लिए आई विल टेक एन एग्जांपल। अब देखिए, हमारे बॉडी में करीब 1 लाख किलोमीटर ब्लड वेसल्स हैं, 1 लाख किलोमीटर, मतलब पृथ्वी के 2-2.5 चक्कर तो लग ही जाएंगे। और उसमें ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज की काउंटिंग करें तो करीब 2000 करोड़ कैपिलरीज हैं, और एक चक्कर लगा देता है बॉडी में ब्लड करीब 1 मिनट के अंदर। तो दैट इज द काइंड ऑफ ब्लड वेसल इन आवर बॉडी। और उसके अगर ब्लड वेसल देखेंगे तो मेन ब्लड वेसल है, मान लो अगर ऐसे देखते हैं, तो फिर उसके छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, ब्रांचेस के भी ब्रांचेस निकलते हैं, उसके भी ब्रांचेस निकलते हैं, फिर उसके भी और ब्रांचेस निकलते हैं। जो सबसे छोटे वाले हैं उन्हें बोलते हैं कैपिलरीज। ये इसलिए निकलते हैं ताकि आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, हर सेल के नजदीक कोई ना कोई कैपिलरी हो, ताकि फूड, ऑक्सीजन, ब्लड उसको वहां पे मिले। यहाँ तक तो हमें पता है। और आपके हर सेल के करीब, कितने करीब कोई ना कोई कैपिलरी हो,
दैट इज इक्विवेलेंट टू आपके बालों का जो विड्थ है उतना, उतने के अंदर अंदर कोई ना कोई कैपिलरी मिल जाएगा। अब इसमें एंजियोजेनेसिस क्या है? हमारा बॉडी ये देखता रहता है कि कहाँ खाने की कमी है, जहां भी खाने की कमी है वहां पे एक नया ब्रांच खोल देता है, और हमारा बॉडी ये भी देखता रहता है कहाँ खाना ज्यादा है, वहां एक ब्रांच बंद कर देता है। ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। सिंपल भाषा में एंजियोजेनेसिस कहते हैं। आपने बचपन में इसको लाइव देखा अपनी आंखों से, मैं आपको याद दिलाता हूँ, याद कीजिए। मनोहर जी नमस्कार, आपने देखा नहीं? थैंक यू। तो बचपन में आपने देखा होगा कि पैरों में चोट लग गई, छिल गया पैर, और उसके बाद धीरे 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 वो सूखने लगा और एक पपड़ी बन गई काले रंग की। फिर आप जल्दी में या क्यूरियस हैं, आपने उसको खरोचना शुरू किया, और खरोचा तो बाई चांस वो निकल गया ऊपर की पपड़ी। फिर अंदर क्या देखा आपने? अंदर जो देखा तो लाल लाल दिखा, और अगर बहुत ध्यान से देखा हो तो आपने थोड़े छोटे छोटे ब्लड वेसल्स देखे होंगे। सो एंजियोजेनेसिस इज हैपनिंग देयर। वहां पे जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस, राइट? क्योंकि एंजियोजेनेसिस हो रहा है इसीलिए वो हील हो रहा है। तो वहां एकदम से नए ब्रांचेस खुल रहे हैं, नए ब्रांचेस की आवश्यकता पड़ रही है। सो दैट इज व्हाट इज एंजियोजेनेसिस। अब कभी कभी क्या होता है कि जहां पे जरूरत नहीं वहां भी अगर नए ब्रांच खुल जाए तो सारी प्रॉब्लम आती है। नेचर, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल है, 2004 के इशू में आया था, ऑटोप्सी समझते हैं, मरने के बाद इन्वेस्टिगेशन, कि 40% वुमेन्स के बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर सेल पाया गया, 50% मेन के बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर सेल पाया गया, और हर एक के 100% लोगों के बॉडी में थायराइड कैंसर सेल पाया गया। लेकिन हम में से सारे लोग थायराइड से कैंसर से नहीं मरने वाले, ना ही ब्रेस्ट कैंसर से, ना ही प्रोस्टेट कैंसर से। बोलने का मतलब कि कैंसर सेल्स एक मात्रा में पाया गया जिससे वो ट्यूमर में या कैंसर में तब्दील हो सकता था। वो जो सब्जेक्ट था उसका नाम था, जो टॉपिक था, कैंसर विदाउट डिजीज। बोलने का मतलब इस वक्त भी आपके बॉडी में बहुत सारे कैंसर सेल होंगे जैसा आपको पता है, लेकिन वो फुल ब्लोन कैंसर होकर बीमारी नहीं बनती है। क्यों बीमारी नहीं बनती है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे वो ट्यूमर बढ़ने लगता है, करीब आपके बालों के डबल या ट्रिपल साइज में ट्यूमर बन जाता है। हमारा बॉडी क्या करता है, एक ब्रांच कैपिलरी काट देता है, जिसका एंटी एंजियोजेनेसिस, कि यहाँ तो ये ज्यादा ही बढ़ रहा है तो एक ब्रांच काट दिया, तो आपका ट्यूमर उतना तो बढ़ गया लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं कि आपको एहसास भी हो या आपको दिक्कत दे सके। किसी किसी के बॉडी में वो ब्रांच कटता नहीं है, यानी कि उसको फीड करते रहते हैं, तो वो ट्यूमर बन जाता है, फिर वो कैंसर बन जाता है, तो उसका देहांत फिर कैंसर से होता है। अब जो कैंसर के पेशेंट हैं उनमें यही हो रहा है कि उनके जो सेल्स हैं, राइट, जो वो उनको ज्यादा फीडिंग मिल रही है, ज्यादा फूड मिल रहा है, मतलब वो ब्रांच बंद करना था, नहीं बंद हो रहा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर। वो कैसे दिखेगा एक एक सेल, अगर आप देखेंगे उसको, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कैंसर सेल है, उसके अंदर जो छोटी छोटी आप पतले पतले देख रहे हैं, दैट इज अ ब्लड वेसल, दैट इज अ एंजियोजेनेटिक ब्लड वेसल। वो ज्यादा है जिसकी वजह से वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर आप कैंसर को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसकी ब्रांचेस कुछ काटने पड़ेंगे, उसको रोकने पड़ेंगे, राइट, तो वो कैंसर वहां रुक भी सकता है। और यही चीज होती है डायबिटीज के केस में। डायबिटीज के केस में बोला जाता है कि डायबिटीज रेटिनोपैथी यानी कि ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में क्या है, जब भी किसी के बॉडी में शुगर बढ़ेगा तो आंखों के पीछे जो नर्व्स हैं वो तेजी से बढ़ेंगे, ज्यादा होंगे कैंसर की तरह। और अगर उनके आंखों में आप टॉप से देखेंगे तो बहुत सारे ब्लड वेसल दिखेंगे, तो यानी कि उनके आंखों में रेटिनोपैथी यानी कि ब्लाइंडनेस की शुरुआत हो गई है। और ब्लाइंडनेस की शुरुआत कैसे हुई? ब्लड शुगर के बढ़ने से। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। तो यहाँ पे आप देखिए मैकेनिज्म ब्लाइंडनेस का और कैंसर का सेम ही है ना, बोथ ऑफ देम आर सेम मैकेनिज्म। दोनों में जहाँ पे कैपिलरीज की जरूरत नहीं है वहाँ है, और वहाँ बढ़ते जा रहे हैं सप्लाई, तो वो ट्यूमर बन रहा है या ज्यादा ब्लड वेसल बन रहा है, तो दिखने में मुश्किल आ रही है, विच वी कॉल एज ब्लाइंडनेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, जो सेंट्रल कैरेक्टर है दैट इज एंजियोजेनेसिस। या तो कहीं जरूरत है और वहां सप्लाई ना करे, जैसे हार्ट में, हार्ट की मसल को जरूरत है लेकिन
हमारी बॉडी ने क्या किया, एक शाखा को काट दिया अनजाने में, राइट। एक शाखा को काटने से क्या होगा कि वहां सप्लाई नहीं जाएगा, और नहीं जाने से क्या है, दैट इज हार्ट सेल विल डाई एंड दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, या ब्रेन सेल विल डाई, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। तो ठीक उसी तरह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हेयर लॉस, ओबेसिटी के केस में क्या लगता है, जितनी सप्लाई चाहिए उससे ज्यादा सप्लाई मिल रही है। तो आप देखिए बीमारी अलग अलग है, ब्लाइंडनेस है, कैंसर है, ओबेसिटी है, या फिर हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, हेयर लॉस है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ये दिखने को सारे अलग बीमारियां हैं, लेकिन सबका जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो एक ही वर्ड है, एंड दैट इज एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस डिसफंक्शन बोल सकते हैं इसको अगर हम एक लेमन भाषा में समझें तो होता क्या है हमारी बॉडी में, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी सरकार बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए क्या करती है, फ्री राशन दे रही है, फ्री राशन। लेकिन कुछ क्लेवर लोग, चालाक लोग क्या करेंगे, बीपीएल का कार्ड बना लेंगे, तो वो कार्ड दिखाएंगे, उनको भी फ्री राशन मिलेगा ना, और सरकार सोचेगी ये तो बीपीएल है, तो उनके घर में राशन बढ़ता जाएगा और मतलब उनके पास ज्यादा से ज्यादा सामान आता जाएगा। तो वो एंजियोजेनेसिस हो गया कि उनके आगे बोर्ड लगा कि मुझे राशन की जरूरत है बिकॉज मैं गरीब हूँ, लेकिन वो सिर्फ बोर्ड ही है, रियलिटी में नहीं है। तो कैंसर में भी ये कि द सेल कंफ्यूजेस द बॉडी कि यहाँ पे जरूरत ज्यादा है, और बॉडी अनजाने में वो सप्लाई पास करती है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द नोबेल प्राइज विनिंग साइंस जो इस बार का है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें हमारा क्या रोल है, यहाँ पे हमें समझ आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस। तो आप क्या करेंगे ब्लड शुगर ना बढ़ने के लिए, दवाई लेंगे ना, तो ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। जब दवाई लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आपको सुनना जरूरी है, डायबिटीज की दवा जब लेंगे, डायबिटीज की दवा, वो ब्लड शुगर नॉर्मल करता है, लेकिन सिग्नल पास करता है बॉडी में कि कई सारे कैपिलरीज को काट दो, ब्रेक कर दो, मतलब एंटी एंजियोजेनेसिस। तो इसीलिए अगर उनके पैरों में चोट आती है तो चोट को भरने के लिए कैपिलरीज की जरूरत है, लेकिन वो बनेंगे ही नहीं क्योंकि बॉडी को सिग्नल मिल रहा है, जरूरत नहीं है, बट इन रियलिटी जरूरत है, राइट। जो एक्चुअल गरीब है वो सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो सरकार को लग रहा है कि वो कोई है ही नहीं, सरकार के लिए वो उनके कागजात में ही नहीं, बट इन रियलिटी दे आर पुअर, बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। सो एक तरफ ब्लड शुगर ज्यादा है तो ब्लाइंडनेस, और दवाई लेके कम किया तो उसका उल्टा डायबिटिक फुट जिसे बोलते हैं, फुट अल्सर बोलते हैं। सो दवाई लेके ब्लड शुगर को कम करना मतलब फुट अल्सर की तरफ बढ़ना। तो कोई भी दवाई, डायबिटीज की बात करें, कोई भी दवाई, ऑल डायबिटीज ड्रग इंक्रीजेस द मोर्टेलिटी। कोई भी दवाई दुनिया की डायबिटीज की खाएंगे तो उससे आपकी आयु घटेगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आयु घटेगी। और यूनिवर्सिटी ग्रुप डायबिटीज प्रोग्राम ये बहुत बड़ा ट्रायल है। इस ट्रायल के बाद एफडीए ने डिसाइड किया 1975 में कि सारे डायबिटीज के दवाइयों के ऊपर लेबल लगा देते हैं कि डायबिटीज की दवा इंसान के लिए खतरनाक है। दवा बंद क्यों नहीं किया? आप देखिए सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है ना, वो बंद क्यों नहीं कर देते सरकार? क्योंकि उसे रेवेन्यू भी बहुत आ रहा है। बंद करेंगे तो रेवेन्यू बंद हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाएगा। एट द सेम टाइम सरकार आगा भी करना चाहती है, अपना रोल अदा करना चाहती है, तो उन्होंने लिख दिया कि कैंसरस है, कैंसर की फोटो बना दी, डिसीजन इज अप टू यू, राइट। द सेम थिंग इज बाय द टाइम ये रियलाइज हुआ कि डायबिटीज की मेडिसिन एक्चुअली मोर्टेलिटी रेट बढ़ाती है, यानी कि मृत्यु दर बढ़ाती है, लेकिन बाय दैट टाइम वो डायबिटीज का इंडस्ट्री इतना बढ़ चुका था कि इंडस्ट्री को बंद करना बड़ा चैलेंजिंग था। तो डिसाइड किया चलो ये लिख देते हैं, वार्निंग लिख देते हैं, अब लोगों को करने दो। लेकिन जब ये हुआ 1975 में 40 बड़े डॉक्टर ने लॉयर हायर किया, एफडीए के ऊपर केस कर दिया और ऐसा होने नहीं दिया। और तब से लेकर आज 2018 तक जितने सारे ट्रायल्स में हैं उनकी लिस्ट ये रही, हर ट्रायल में रिजल्ट अगेन एंड अगेन सेम निकला है। हाई ब्लड शुगर इज बैड बट टेकिंग मेडिसिन इन हाई ब्लड शुगर इज वर्स। हाई ब्लड शुगर खराब है लेकिन उसमें दवा लेके कम करना उससे भी ज्यादा खराब है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यही चीज इन सारे ट्रायल्स में जो अभी पिछले 10 साल के ट्रायल्स हैं उसमें साबित हुआ। अकॉर्डिंगली पिछले साल 2018 में नए गाइडलाइंस आए और उस गाइडलाइन में भी यही बता दिया, फर्स्ट गाइडेंस, कि मेडिसिन को टेपर डाउन करो, उसको खत्म करो, या डॉक्टर से गाइडलाइन में ये बोला कि आप बताओ पेशेंट को कि ये दे तो रहे हैं आपको मेडिसिन, सिम्टोमेटिक थोड़ा रिलीफ भी मिल जाएगा शायद, लेकिन मोर्टेलिटी रेट घट जाएगी, आपकी आयु घट जाएगी, अब आप डिसाइड कीजिए। लेकिन फिर वही हुआ,
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वही किया जो 1975 में अमेरिकन डॉक्टर्स ने किया था, प्रोटेस्ट किया और इसी की गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दिया भारत में, कर ही नहीं रहे। उन्हें दिया होता तो आप में से 70% लोगों की डायबिटीज की दवा बंद हो चुकी थी, 70% लोगों की। और पिछले साल मार्च का अगर आप अखबार देखे याद हो तो सारे अखबार में प्रोटेस्ट आया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, एंड अकॉर्डिंगली दवाइयाँ स्टिल कंटिन्यू करें। जो डायबिटीज पेशेंट है वो दवाइयों पे ही है, किसी का कम तो नहीं हुआ ना, डॉक्टर ने बुला के तो नहीं बोला कि गाइडलाइन बदल गए, दीज आर द न्यू एविडेंसेस, आप दवाई कम कर दो खत्म कर दो, हुआ कभी? अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि कलेक्टिवली डिसीजन लिया कि इस गाइडलाइन को लोगों तक पहुंचने ही नहीं देंगे। बट द ट्रूथ रिमेन्स द ट्रूथ, वो आप तक पहुंचे या ना पहुंचे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड अगेन, द गोल्डीलॉक्स जोन। हमारे बॉडी में गोल्डीलॉक्स जोन की तरह ही काम करता है। इनफैक्ट दुनिया की हर लाइफ चीजें, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही जिंदा रह सकती है, एग्जाम्पल देखो। अब एवरेज क्या हुआ इसका, करीब 36 और 37 के बीच में ही जिंदा रहेगी। अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर देंगे तो भी मर जाएगी, गोल्डीलॉक्स जोन, या कम करेंगे तो भी मर जाएगी, एक रेंज के अंदर। एवरेज इज 37। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लेता हूँ, अच्छा एवरेज 37 रखना ना, एक दिन इनका मैं 50 डिग्री टेम्परेचर कर देता हूँ, दूसरे दिन 25 डिग्री कर देता हूँ, या 30 डिग्री कर देता हूँ, तो एवरेज तो 37 रहा ना, तो क्या जिंदा रहेंगे? One day I increase temperature by 50 degree, body temperature. Other day I decrease temperature by 220 degree. तो एवरेज तो वही रहा जितना एक्सपेक्टेड है, बट व्हाट विल हैपन? आप इसको ऐसे समझिए, ये अर्थ है और ये गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर है। एक दिन वो बिल्कुल इधर पास में ले आते हैं, एक दिन इस कोने में यहाँ ले आते हैं। तो कभी तो वो जल रहा है और कभी बर्फ बन जा रहा है। लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट। जब भी आप डायबिटीज की गोली लेते हैं वो यही होता है। आप जब सो रहे होते हैं, हम तो कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर लगा देते हैं पेशेंट को, जब वो सो रहे होते हैं ना डायबिटीज के पेशेंट, आधी रात का उनका ब्लड शुगर का रिकॉर्ड देखो 30, 40, 50, रियली लो। हाई ब्लड शुगर इज नॉट डेंजरस, लो ब्लड शुगर इज वेरी डेंजरस। और लो ब्लड शुगर नॉर्मली नहीं होगा जब तक कि आप दवाई से उसको नहीं नीचे करेंगे। आप भूखे रहिए 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तब भी लो ब्लड शुगर नहीं हो सकता। लो ब्लड शुगर होना अननेचुरल है, एंड लो ब्लड शुगर इज मोर डेंजरस देन हाई ब्लड शुगर, राइट? तो हाई ब्लड शुगर से घबराने की इतनी जरूरत नहीं, एक आध बार हो जाता है, किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। बट लो ब्लड शुगर मेरा या किसी का नहीं हो सकता अनलेस कि आप दवाई से करो। एंड ज्यादा डेथ्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं लो ब्लड शुगर का। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें एक जोन के बीच में रहना है। उस जोन से जैसे ही बाहर जाएंगे, और उस जोन से बाहर जाने में जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द मेडिकेशन। एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर हम सोल्यूशन पे आएंगे सीधा। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज, या फिर हार्ट डिजीज लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर। विच लुक्स टू बी करेक्ट, पहला या दूसरा? कौन सा? कुछ लोग पहला बोल रहे हैं, कुछ लोग दूसरा बोल रहे हैं। हाँ, डॉक्टर पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे आपका तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आपको हार्ट डिजीज हो सकता है। दैट्स राइट। अब देखिए इसको, मान लीजिए एक पाइप है, इस पाइप को मैं यहाँ पे टैप फिट कर देता हूँ, टैप ऑन करता हूँ, पानी यहाँ से निकल रहा है। अब मैं पाइप को स्क्वीज करूंगा तो वाटर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। अब ये पाइप नहीं है, ब्लड वेसल है, और अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, तो डायमीटर कम हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, राइट? वो जो ब्लॉकेज है उसी को तो कहते हैं हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज करेक्ट। हाई ब्लड प्रेशर डजंट कॉज हार्ट डिजीज, राइट? क्योंकि आपको हार्ट डिजीज है इसलिए आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, ना कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हार्ट डिजीज है। तो जो आपका जो बेसिक समझाने का तरीका है डॉक्टर का, वही उल्टा है। हाई ब्लड प्रेशर एक आउटकम है, सिम्टम है, वो कोई कारण नहीं है। इस बात को समझिए। आप क्या कर रहे हैं? टारगेट हाई ब्लड प्रेशर को नीचे करने का, दवाई ले रहे हैं। क्या वो ब्लॉकेज वो दवाई घटा रहा है? नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो हार्ट को कमजोर कर रहा है जिससे आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है। ब्लॉकेज वहीं का वहीं है। एक तो पहले से ही ब्लॉकेज है, ऊपर से हार्ट भी कमजोर हो रहा है, तो दो गड़बड़ होगी ना। सो इट इज वेरी डेंजरस। सो जैसे आप डॉक्टर को देखते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जितना बड़ा डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा, जितना महंगा हॉस्पिटल उतना और ज्यादा ब्लड प्रेशर। फिर डॉक्टर बोलता है देखो आपका ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा, आपको लगता हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, लेकिन कौन जिम्मेदार है? वो डॉक्टर तो जिम्मेदार है ना। तो आपको करना क्या चाहिए? सोचिए जंगल के सेटअप में क्या होता है, एक जीब्रा
उसका सेंस होता है कि टाइगर है आसपास, तो क्या हो गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा. दैट इज मेकिंग हिम मोर रेडी टू फाइट और फ्लाइट, भागने के लिए. राइट, वो अलर्ट है, उसकी आंखें ज्यादा देख पा रही, उसके कान ज्यादा सुन पा रहे हैं, वो अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा. बट इंसान ने क्या किया, वहीं का वहीं खड़ा रह गया. तो द थिंग इज कि बॉडी इंडिकेट कर रही है कि भाई भागो, लेकिन आप तो वहीं खड़े हैं ना. तो ब्लड प्रेशर इट बिकम्स अ परमानेंट कंपेनियन विद यू. ब्लड प्रेशर इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज. ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, वो एक आउटकम है. इस बात को समझना होगा. और अगर आप उस पर दवाई पे के साथ रहेंगे लगातार, डायबिटीज की दवा हो या ब्लड प्रेशर की दवा है, उनमें एक बात कॉमन है, इट डिस्टर्ब्स द बॉडीज एबिलिटी टू सेंस एंजियोजेनेसिस. तो बॉडी को ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे ज्यादा कैपिलरीज की जरूरत है, कहाँ पे कम कैपिलरीज की जरूरत है. दिस मीन्स यू आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक, यू आर मोर प्रोन टू कैंसर ऑल्सो. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में बात होगी कि इफ इट इज सो, तो ये सारी दवाइयाँ अभी है क्यों. इसके जवाब के लिए टाइम कम है, इसलिए alltrials.net ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो कि दुनिया का टॉप 10 में जर्नल में आता है, 2016 से मुहिम शुरू किया एक एक दवाई को एक्सपोज करने का हर हफ्ते, कि जो झूठ बोल के दवाइयां मार्केट में आई या ड्राइव दे के दवाइयों को रेगुलराइज किया FDA के थ्रू, वो सारी दवाइयों को हर हफ्ते एक दवाई को एक्सपोज कर रहे हैं, एक एक दवाई को. हो सकता है कि आप जो दवाई ले रहे हैं वो भी एक्सपोज हो गया हो बाई दिस टाइम, तो वो alltrials.net में जाके आप देख सकते हैं. बोलने का मतलब ये है कि आप दवाइयों की वजह से जिंदा नहीं है, आप दवाइयां खाने के बावजूद भी जिंदा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. देखिए, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है. बोलने को ये तीनों अलग अलग बीमारियां हैं, तो होता है कि इनकी अलग अलग इलाज है. बट द ट्रूथ इज तीनों का एक ही कारण है, एंड कारण मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एंजियोजेनेटिक बैलेंस है वो बिगड़ गया. जैसे ही वो बैलेंस आएगा तो तीनों बीमारियां एकदम से रिग्रेस करेंगी, एकदम से. कितने समय में? कुछ दिनों में, कुछ दिनों में. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी ट्रेनिंग का. हमारे बीच है डॉक्टर हरीश सर, प्लीज आइए. इनका हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, यहीं पे आप इस पे जानते भी होंगे. तो अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा इंसान है जिनको हार्ट डिजीज भी है, था, कैंसर भी था, डायबिटीज भी था, तो आप सोचेंगे वो शायद नहीं होंगे दुनिया में. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर हरीश का. सर, आपकी वो सारी चीज सही रहेगी, तो माइक आपको ये सुनना है, इससे आगे जुड़ेंगे. सबको नमस्कार. क्या कहूँ भाई, भेजने वाले तो यही थे. ऐसा है कि मुझे आज से 32-33 साल पहले डायबिटीज हो गई थी. उनके पास तो 32 साल पहले मुझे डायबिटीज हो गई थी. तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो उस टाइम मैंने चेक किया तो मेरी 472 आई थी. तो उसके बाद से मैं चलो जी अपना मेडिसिन वाला खाई, एक्सरसाइज वाला करता रहता था, कोई काम नहीं होता था उसका. फिर उसके बाद आज से 1998 में मेरी भाई, आवाज नहीं आ रही. हेलो, अब आ रही है? हाँ जी, मेरा नाम है डॉक्टर हरीश शर्मा. मेरा यहीं अपना हॉस्पिटल है, सेक्टर 8-9-10 के चौक के ऊपर डॉक्टर हरीश हॉस्पिटल. 1983 से. तो मुझे जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो उस टाइम वैसे ही बात कर रहे थे डॉक्टर घई साहब के पास. तो उन्होंने कहा भी क्या बात है, तो बहुत मोटा हो गया है, 104 किलो वजन था उस टाइम मेरा. तो उसने मुझे ये कहा कि यार एक बार शुगर चेक कर लेता. तो मैंने वैसे पहले नहीं की थी. 2 दिन फिर मैंने की तो मेरी 472 आई थी. तो कहता भी चल ठीक है अपना मेडिसिन. तो मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी. फिर उसके बाद मेरी मेडिसिन चलती रही और बढ़ती गई, कम नहीं हुई कभी मेडिसिन. फिर उसके बाद 1998 में मेरी बाईपास सर्जरी हुई, 3 वेसल डिजीज. 98 के बाद फिर 2008 में 7-8 में मेरे को कैंसर हो गया. तो तीनों
डिजीज कम है, एक किस्म का बहुत माना हुआ राजा बन गया, किंग हो गया कह दीजिए, सब बीमारियां मुझे आ गई। तो बट नेचुरली कि मेरी मेडिसिन भी और मेरे को इंसुलिन भी लगती थी 40 यूनिट्स रेजिडॉल, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, कई डॉक्टर बैठे होंगे वो जानते होंगे इस चीज को। खैर खुद ना करके दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने कहा यार ये कर ले, चलो भाई ठीक है। करते 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 शरीर का धीरे धीरे सत्यानाश हो गया। और टाउन पार्क में हम डेली सवेरे घूमने जाते हैं, यहाँ कई मेरे दोस्त आए भी हुए हैं जो मेरे साथ टाउन पार्क घूमते थे, तो कहते हैं यार क्या बात है, तेरे को हो क्या गया। तो खैर कुछ डायबिटीज वाले पेशेंट जो होते हैं ना वो शर्माते भी हैं, नहीं यार मेरे कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं शर्माता नहीं था। तो मैं तो सीधा कहता यार मेरे को डायबिटीज है, मेरे को हार्ट डिजीज है, मेरे को कैंसर है। आपने पहले मैंने एक बार पहले मैं आया था तो सितंबर में, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी। तो मैंने इनको कहा कि यार मैं जब यहाँ फरीदाबाद आता हूँ, दिल्ली आता हूँ, तो मेरी आवाज़ चली जाती है। तो इन्होंने मेरे को कहा अदरक ले लेना, थोड़ी सी चूसना, मेरी आवाज़ सी ठीक हो गई। चलो मैंने सारी बीमारियाँ देखी, अच्छी तरह देखी, और मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने क्या आयुर्वेदिक, क्या होम्योपैथिक, सब जगह बहुत जगह घूमा, जामनगर यहाँ वहाँ सब जगह जहाँ घूम सकता था घूमा। जिसने कहा यार यहाँ बांध ले वो बांध ले, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये आज उस टाइम तो मेरे को मिले नहीं थे, तो मैं पार्क में घूम रहा था सेक्टर 15 में, तो मिस्टर पंकज भार्गव, तो इन्होंने मेरे को कहा कि यार डॉक्टर विष्णु राय चौधरी हैं, तो तुम उनके पास चले जा। मैंने कहा यार एक बात बताओ, आप तो आप कहीं नहीं जाएंगे, आपने को तो भैया ऐसे अच्छा तो मौत ही मिल जाए तो अच्छा है। कितना दुखी हो गया, कोई भी शुगर वाला होगा परेशान होगा। तो एनी हाउ इन्होंने मेरे को कहा, इन्होंने मेरे को बुक्स दी, मैंने रात को पढ़ी और मैं सवेरे फ़ोन किया तो इन्होंने मेरे को बुलवा दिया 3 दिन बाद। तो मैं 3 दिन बाद गया तो इन्होंने मेरे को कहा कि भाई ये डाइट फॉलो करना। मैं अपनी बहू के साथ गया, जबकि मेरी बहू भी डॉक्टर है, मेरा बेटा प्लास्टिक सर्जन है, मिसेज मेरी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर है, दामाद डॉक्टर है, सब डॉक्टर हैं हम। लेकिन जब मैं उनके पास आया और उसके क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उनके साथ में कई जो टाउन पार्क घूमते थे, यहाँ से लेके गुप्ता जी के पास तक गया, रुक जाता था, कम से कम एक चक्कर में 20 जगह रुकता था। तो कहते क्या बात हो गई यार, मैंने कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आज की डेट में जब मैंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया तो मेरी बहू मेरे साथ गई थी, क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट वो कहती पापा मैं चलती हूँ साथ। मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा ट्रीट किया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था। तो जब जाके मेरे को इन्होंने दिया कि ये डाइट प्लान है, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। घर आया तो किसी को बताया भी यार मेरा ये डाइट प्लान है और मैं ये करना चाहता हूँ। तो कहती ठीक है। तो मेरा बेटा भी कहने लगा पापा करो। हैरानगी की बात तो मैं जा ही रहा था, 6-6 दिन मैं कहीं रुका नहीं। मैंने कहा भाई 3 दिन बाद मेडिसिन बंद कर देना। मैंने 3 दिन बाद ना छोड़ के 4 दिन बाद मेडिसिन बंद कर दी। मेडिसिन बंद की, फिर इनको मैंने कहा चल यार, लेकिन मैं डरा हुआ था, कोई भी होगा डरेगा, मैं भी डर रहा था। तो जब मैंने अपनी शुगर चेक की तो मेरी 198 आ गई। मैंने कहा यार मेरी 198 कैसे? मैंने कहा इतना फ्रूट खा रहा हूँ, 700 ग्राम फ्रूट खा रहा हूँ, और ये तो मैंने फ्रूट कभी खाया ही नहीं, सिर्फ एक पपीता को छोड़ के मैंने कुछ नहीं खाया था। और आज की डेट में मेरे ख्याल से 2-2.5 किलो तो खा ही जाता हूँ फ्रूट। अपनी लाइफ में फ्रूट देखा नहीं था, और अब फ्रूट ही फ्रूट खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, काजू खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, और ठीक हूँ, एक्टिव हूँ। और आज की डेट में मैं 14.5-15 किलोमीटर पर डे सैर करता हूँ। आप कोई भी आज एक बंदा आके देख ले, 5,78,000 आज की डेट तक 1 महीने के अंदर मैं घूमा, तो उसकी जो मेरी एवरेज बैठी है वो 14.5 किलोमीटर बैठी है। और सांस कहीं नहीं चढ़ता, स्पीड से दौड़ता हूँ, सब कुछ एक्टिव हो गया हूँ, यंग हो गया हूँ, सब कुछ हो गया। तो मेरा कहने का मेरा मतलब ये था कि भाई अगर जिनको भी डायबिटीज है या इन तीनों में से कोई भी बीमारी है, उसका डाइट प्लान वही है, उस डाइट प्लान के हिसाब से चलो, खाओ, और कोई घबराने की बात नहीं है। मेरे ख्याल से 20 या 25 दिन बाद आदत बढ़ जाती है। और मेरे को लगता है कि जो पहले हम बदमाशियां करते थे खाने में, उससे ये ज़्यादा बेटर है। मुझे तो ये याद अच्छी लग गई। तो कहने का मेरा मतलब है, और मैं आज तो मैं ठीक हूँ, मेरा
रिकॉर्ड इन्होंने कहा कि भैया अपना रिकॉर्ड भेजो, तो मैंने यहीं के डॉक्टर्स का सब टेस्ट कराए। आपको मैं बताता हूँ गुप्ता जी कि यहाँ पे लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं। लैब के ऊपर क्या लिखा होता है मैंने नहीं पढ़ा था पहले कभी, खुद डॉक्टर हो गए मैंने नहीं पढ़ा था। नीचे ACP गाइडलाइंस लिखी हुई है और ऊपर लिखता है कि नॉर्मल वैल्यू क्या 5.8, 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जबकि होनी चाहिए 8.4 और 8 के बीच में। तो भैया आपके बीच में से मेरे ख्याल से 90% मैं कह दूंगा कि 8.4 तो किसी की जान नहीं रही होगी, तो इसका मतलब शुक्र है ही नहीं, या ये जिन्होंने बनाया है वो गलत है, या फिर ये जो हम डॉक्टर क्या किया, इन्होंने क्या किया, मेरा ट्रीटमेंट क्या किया, यही ट्रीटमेंट है जो मैं कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, अब मैं अलीगढ़ से आया हूँ बेटे गाँव से। इन्होंने मेरे को अभी आएगा, मैंने कहा जरूर आऊँगा, हाँ तो जरूर आऊँगा, क्योंकि मेरे फरीदाबाद के सारे यहाँ दोस्त होंगे और मेरे आए हुए हैं यहाँ जब वगैरह सारे हैं, गुवाहाटी हैं, कोई बनवाल है, कोई कुछ है, कोई सब आए हुए हैं और वो मेरे साथ घूमते थे और उनको मालूम है कि मैं कितना बीमार था। और आज की डेट में मेरे को 0, कोई इंसुलिन नहीं है। आज 1.5 साल हो गया मैंने इंसुलिन नहीं ली, मेडिसिन नहीं ली, कोई मेडिसिन नहीं, इवन एक को स्प्रे भी नहीं ली। एक टेबलेट है ना जो हार्ट की चल रही थी, मेरे को 3 वेसल डिजीज दोबारा उन्होंने कह दिया कि आपके दोबारा ऑपरेशन होगा, लेकिन अगर ऑपरेशन होगा तो आपकी टेबल के ऊपर डेथ हो जाएगी, कुछ ऐसी जगह अब कुछ भी नहीं है। तो वही डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं मेरे को, अमित गुप्ता है अपोलो, वो कहते हैं तेरी कैसे ठीक होगी, मैंने कहा आ जा तेरे को भी ले चलता। तो अगर किसी को मजाक लग रही है मेरा फोन नंबर ले लेना, मैं देता हूँ और मैं आपको चैलेंज, हाँ ये नहीं है कि यार 4 दिन मेरे घर में शादी है, मेरे इसकी यहाँ शादी है, 4 दिन बाद शुरू करूंगा फिर हो गए ठीक। तो कई ऐसे हैं मेरे यार दोस्त, मेरे कहते थे यार कैसे ठीक हुआ, मैंने कहा ऐसे ठीक हुआ, चल ठीक है मैं शुरू करूंगा। कब शुरू करेगा? अरे मैं फिर थोड़ा खाना खाऊंगा, खाना तो तुमने खाना है, तो ये बैठा हुआ है सामने, तो पता क्या कहते यार मेरी यहाँ शादी है, शादी निबट जाएगी ना उसके बाद करूंगा, तो वो नहीं कर सकता। अगर तुझे करना है तो मेरी तरह आओ, मैं ठीक हुआ हूँ और मेरे हाल से मेरे पापा को तो सारे लोग जानते हैं, डॉक्टर नंदलाल शर्मा, बच्चों के डॉक्टर, फरीदाबाद को बच्चा जानता उनको, मैं उनका लड़का हूँ और इतनी गंदी बीमारियों से निकल गया हूँ, सामने बैठा हूँ। मेरी रेडिएशन हो चुकी है, मेरी सारा गला ऑपरेशन हुआ है, तो कहने का मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम। और मेरी एज कितनी हो गई है? 64 कंप्लीट, 65 में एक जगह और कहूँगा, मैंने पीछे भी एक बार कहा था, जिसको भी मिलता हूँ उसको कहता हूँ यार तेरी बीवी है ना, और अगर लेडीज को है तो यार तू है ना, तो यार एक दूसरे का साथ दो, खाने पीने का ध्यान रखो और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाओ। जैसे मेरी मिसी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैं ठीक हो गया। सुबह से लेकर रात तक मेरी हर चीज का मेरा ध्यान रखना, तो सब चीजों का ध्यान रखने के बाद मैं को ठीक कर दिया, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और मैं ओपन चैलेंज से कहता हूँ कि कोई कहता ना कि यार ये तीनों चीजें ठीक नहीं हो सकती, मेरे पास आ जाओ, मैं लिख के देता हूँ, मैं इनके यहाँ मेरे ऑफिस में बैठ जाता हूँ और इनके साथ बैठ के आपको कहता हूँ कि यार आ जाओ, जैसे कहते हैं नहीं ठीक हो, मैं ठीक हो गया, जाओ देखो रिपोर्ट। डॉक्टर PC गुप्ता बहुत मशहूर है, फरीदाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। किडनी मेरी 78-79%, किडनी मेरी खराब हो चुकी थी डायबिटीज की वजह से, और अब जब मेरे टेस्ट हुए तो बिल्कुल ठीक आ गई, बिल्कुल 33 आई है और बिल्कुल नॉर्मल। किडनी मेरी थोड़ा काम करने लगी, पैनक्रियास काम करने लगा। कैंसर कहाँ गया यार? लोग तो कहते हैं साल में मर गया, 2 साल में मर गया, 6 महीने मर गया, 13 साल में तो नहीं मरा यार। मैं सामने बैठा हूँ यार, क्या मजाक करूँ? मजाक है? किसी को कुछ कहना तो आप मेरे सामने यहाँ आ जाओ, मैं डिबेट करता हूँ। कोई मेरे को चैलेंज देना चाहता आ जाए। हाँ ये है कि अगर इन्होंने मेरे को कहा ना कि 15 दिन बाद चीटिंग कर सकते हो, मैं चीटिंग भी चीटिंग नहीं करता। टाइम पे खाना, टाइम पे सब कुछ करना, आराम से और सैर भी करना, खाने पीने का ध्यान रखना, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी मेडिसिन बंद हुए 1.5 साल हो गया, और उसके बीच में जिसने मुझे भेजा पंकज भार्गव ने, उसका धन्यवाद। और मैं तो ये कहता हूँ कि यार इसको तो डॉक्टर बन जाना चाहिए 40 साल पहले। जैसे ये 60-70 साल के ना, तो 30 साल से है तो 40 साल पहले आ जाते, तो ये 40 साल से दवाइयाँ ना खा रहे होते जैसे मैं खाता था।
जब ठीक हो जाओगे तो आप भी यही मानोगे बातों को। मेरे को आज इस बात का प्राउड है कि यार ये विष्णु राय चौधरी कोई चीज है, 100% है। आज से 1.5 साल पहले यहाँ कौन बैठे हैं, वो हमारे भाई साहब है, दीपक वाले, दीपक स्टूडियो वाले। रोज इनके सामने मैं केमिस्ट की दुकान पे खड़ा होता था, इंसुलिन ले रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, केमिस्ट शॉप है सामने 15 सेक्टर मार्केट में। ये सामने क्यों बैठे हुए हैं, ये देखो हाथ खड़े करके कहते हैं तुम इतनी दवाइयाँ खाते हैं। और मैं खा रहा था 1.5 साल पहले। अब तो मैं वहाँ गए भी यार राम राम कर दूँ तो ऐसे करके चल पड़ता आगे और फिट हो गया। अब मैं आदिगढ़ से आया हूँ, बेटे के पास चला गया हूँ, तो बेटा मेरा वहाँ है, तो मैं आदिगढ़ से ऐसे गाड़ी चला के आऊँ जैसे गाड़ी पता ही नहीं कब पहुँच गया यहाँ पे, थकावट ही नहीं है कोई, तो ठीक हो गया मैं। इसका मतलब तो मेरा क्या नहीं बोला, हाथ जोड़ के कहूँगा, कुछ मेरे से बड़े हैं तो उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कोई छोटे हैं तो उनका प्यार से कह रहा हूँ कि भाई थोड़े परहेज रख लो, शादी ब्याह तो होते रहेंगे लोगों की, तुम ठीक हो गए तभी आगे और शादी भी देख लेना। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस चीज के बीच में बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि भाई जो चीजें है ना, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है और मैं पढ़ लिख के बेवकूफ बन चुका हूँ। आप लोग बेवकूफ मत बनो, कोई बीमारी नहीं है, शुगर कुछ भी नहीं है। कोई कहता ना मैं यार बहुत मोटा हो गया हूँ, मैं कहता यही डाइट कर लो तो ऐसे जाओगे जैसे खा देते हैं, कुछ हुआ ही नहीं था तुम्हारे को, यूं हो जाओगे बिल्कुल स्मार्ट। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अपना ध्यान रखो। और थैंक्स तो पहले मैं इनका दोबारा से कर देता हूँ कि भैया आज तो छोड़ो हो गया कैसे, तो यार डॉक्टर विष्णु राय चौधरी तू भी कोई चीज है। जी पंजाबी कहना कोई चीज है, ये वाकई है क्या कोई चीज है, वाकई से कोई चीज है, फैक्ट है। और मैं इतने लोगों की टीचर झूठ के तो बोलना, मैं सामने खड़ा आ जाओ, जिससे मैंने कहना जो कुछ कहना आ जाए, कहते कि हाँ यार तू गलत कह रहे हैं, टीचर न चले सारी रिपोर्ट है देख लो, इतनी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, इतने सब डॉक्टर की रिपोर्ट है, सब बाहर बना चुकी है और कोई हार्ट डिजीज नहीं रही। ठीक है, बस इतना ही कहना, ध्यान रखो, खाना खाओ पियो। धन्यवाद सर। क्वेश्चन आंसर राउंड में, अच्छा आप नंबर देंगे? नंबर दे दीजिए। 98 110 36142 98 110 36142। मैं अभी बता दिया यार, घर तक तो छोड़ देते हैं। मैं यहाँ चले गए तो मैं यहाँ खड़ा रहूँ। आप जो चीज आप ये देखना चाहते हो कि हाँ भाई मैं इतनी सैर कर सकता हूँ तो मैं, अरे यार बजाए यार, अच्छी तरह बजा लें, क्यों झूठ बोलूं जब मैं खड़ा हूँ सामने। अब इन्होंने जो किया, देखिए कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, स्ट्रोक है, किसी में स्ट्रोक ऑलरेडी आ गया स्ट्रोक, अब पैरालाइज्ड है, तो दिमाग में कि अब तो जिंदगी भर पैरालाइज्ड ही रहना है। जबकि ट्रुथ है जो मैं अभी बताने वाला हूँ नेक्स्ट 15 मिनट्स में, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्ट्रोक पेशेंट है तो अगर बताएंगे उनको, सो ही कैन रिकवर, इट मे टेक अबाउट 6 months 9 months टाइम, बट ही कैन रिकवर, राइट। सो सीधे हम जर्नी शुरू करते हैं। देखिए 10 साल हो गए मुझे, 10 साल ज़्यादा हो गए, करीब 20,000 पेशेंट देखे, 40% इंडियन है। इंडिया में जो मेरे पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो मोटे होते हैं। 7 साल पहले मेरा सेंटर शुरू हुआ वियतनाम में, वहाँ जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो पतले हैं। तो एक बात सामने मेरे दिमाग में आया कि डायबिटीज़ का कनेक्शन मोटा या पतले से नहीं है। यहाँ पे ये लगता है कि डायबिटीज़ मतलब मोटापन, मोटेपन से डायबिटीज़, जबकि ऐसा कोरिलेशन रियलिटी में नहीं है।
3 साल पहले मलेशिया में सेंटर खुला। मलेशिया में डायबिटीज का जो एपिसोड है वो 16%, इंडिया से भी डबल। वहाँ हर तरह के लोग हैं, मोटे वाले भी हैं, पतले वाले भी हैं। और जितने भी डायबिटीज पेशेंट मुझे मिलते हैं 80% ऑफ देम आर नॉट जस्ट डायबिटीज पेशेंट। वो सिर्फ डायबिटीज पेशेंट नहीं है, डायबिटीज के साथ 3, 4, 5 बीमारियां, अभी सर ने एग्जांपल दिया। डायबिटीज से शुरू हुई थी कहानी, लेकिन अलॉन्ग विद दैट किडनी पेशेंट भी हैं, कैंसर भी हो गया। और वो बड़ा नॉर्मल बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द मेडिसिन, तो मेडिसिन एंजियोजेनेसिस बैलेंस को बिगाड़ेगा और एज ए रिजल्ट बाकी डिजीज होगी। आपको लगता है कि ये इंसिडेंटल है कि ये डायबिटीज पेशेंट था, कैंसर पेशेंट बन गया, बट इट इज नॉट इंसिडेंटल, इट इज वेरी मच कनेक्टेड। क्या कनेक्शन बना पा रहे हैं थोड़ा बहुत? The moment you take the medicine, that medicine itself will break that angiogenetic balance. अब वो हार्ट डिजीज होगा, कैंसर होगा, वो सारी चीज होगी। और डायबिटीज जहां पे थी वो तो है ही, लेकिन बाकी और चीज जुड़ेंगी। 80% पेशेंट और 20% जो पेशेंट सिर्फ डायबिटीज वाले हैं वो है जो कि पहले 2 साल के अंदर है, रिसेंटली डायग्नोज है, इसलिए वो है। वो कोई भी ऐसा पेशेंट आपको नहीं मिलेगा जो लाइफ लॉन्ग सिर्फ डायबिटीज पेशेंट बन के रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तभी हो सकता है जब वो डायबिटीज की दवा ना ले। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब हमारा डायबिटीज टूर होता है तो 3 दिन का हमारा कैंप होता है, तो सबसे पहला काम करते हैं कि एक डब्बे में उनकी सारी दवाइयां एकदम रखवा लेते हैं। शॉकिंग बात है कि भाई इतने सालों से मैं दवाई ले रहा था, अचानक छोड़ दूंगा, तो डॉक्टर ने तो बोला कि भाई छोड़ने से तो अचानक नहीं छोड़ सकते, बट द ट्रूथ इज कि जो चीज खराब है वो अचानक छोड़ना ही ठीक है। एंड मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, दे हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 20 years 30 years, ऐसा नहीं कि रिसेंट वाले हैं। 20 साल मेडिसिन ले रहे हैं और एक दिन में छोड़ दिया, एक दिन में, राइट? सो लॉट ऑफ मेडिसिन, चाहे डायबिटीज की मेडिसिन हो, ब्लड प्रेशर की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, व्हेन दे आर अंडर माय सुपरविजन दे हैव टू स्टॉप इट। लेकिन हम मॉनिटर भी करते रहते हैं, अबाउट 10% को थोड़ा बहुत देना भी पड़ता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट द मिथ इज दैट मेडिसिन कैन नॉट बी स्टॉप्ड, दैट इज द मिथ, कि मेडिसिन छोड़ा नहीं जा सकता या मेडिसिन छोड़ने से कोई एडवर्स इफेक्ट होगा, दैट इज मिथ। मैं आगे इसको और एक्सप्लेन करता हूं आपको। इंडिया में देखिए इस पिछले साल करीब 5.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए मेडिसिन खाते खाते, यानी कि इतना पैसा मेडिसिन में खर्च कर दिया। तो इतना सारा हम मेडिसिन खाते हैं या इतना इंटरवेंशन करते हैं। डायबिटीज से किडनी फेलियर होता है कैसे? डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर क्या करता है? हमारे एंजियोजेनेटिक रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, घटाता है? ब्लड शुगर एंजियोजेनेसिस को इंक्रीज, टू मच, रेटिनोपैथी होगी। किडनी में भी ब्लड शुगर एंजियोजेनेसिस को बढ़ाएगा। किडनी में अगर ब्लड शुगर एंजियोजेनेसिस को बढ़ाएगा, मतलब ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगे तो क्या होगा? तब भी किडनी फेलियर होगा। तो आप क्या करते हैं? ब्लड शुगर ना बढ़े तो आप मेडिसिन लेना शुरू करते हैं। मेडिसिन क्या करता है? एंजियोजेनेसिस को घटाता है। एंजियोजेनेसिस घटेगा या बढ़ेगा, बोथ द केसेस इफेक्ट इज सेम, किडनी फेलियर। किडनी एक बैलेंस के बीच में रह सकता है, ज्यादा ब्लड वेसल किडनी फेलियर, कम ब्लड वेसल किडनी फेलियर, ज्यादा कैपिलरीज किडनी फेलियर, कम कैपिलरीज किडनी फेलियर। तो अगर शुगर बढ़ा रहेगा तो ज्यादा कैपिलरीज, योर किडनी विल फेल। दवा लेके कम कर रहे हैं तो दवा ओवरऑल एंजियोजेनेसिस को ही घटा देगा, तो भी इट विल कॉज किडनी फेलियर। तो आप देखिए, आप दवा लें या ना लें, इन बोथ द केसेस आपकी जो लाइफ स्पैन है वो उतनी ही है। दवा की वजह से लाइफ स्पैन बढ़ी नहीं है, वो उतनी ही है। कारण मृत्यु का भी बढ़ा घटा चेंज नहीं हुआ, वो भी वही है, अंदर के मैकेनिज्म थोड़े चेंज हो गए। तो यहां पे देखिए ग्लिपाजाइड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे ही आप कोई दवा लेते हैं या ये दवा लेते हैं तो इट इनहिबिट्स द एंजियोजेनेसिस एंड द मोमेंट इट हैपेंस तो इट स्टार्ट्स किडनी फेलियर या एम्पुटेशन, ये सारी चीजें शुरू हो जाती। जैसे ही डायबिटीज की दवा लेंगे तो दवा क्या करेगा? आपके मान लीजिए हार्ट में ये सारे ब्लड वेसल्स हैं, तो दवा क्या करता है कि ये ब्लड वेसल्स को एक करके काटता जाता है। हार्ट के ये कैपिलरी है, इसको उड़ा दिया, तो अब क्या होगा? उस वाले सेल्स में सप्लाई बंद होगी, राइट? इसे कहते हैं कोलैटरल ये रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब सप्लाई बंद करना, राइट? तो द मोमेंट यू स्टार्ट डायबिटीज मेडिकेशन, इट्स ये इस तरह से एक एक डंडी खत्म हो रही है। लेकिन ये डंडी कितने हैं? 2000 करोड़ है, 2000 करोड़ डंडियां हैं। तो इसीलिए एक दिन में नहीं पता चलता कि अगर सप्लाई एक जगह से खत्म होगी तो वही वाला सेल किसी और सिमिलर डंडी जो आसपास ही होगा वहां से फिर भी ले रहा होगा सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, राइट? तो लेकिन आप तो एक दिन 2 दिन दवाई तो लेंगे नहीं, आप तो सालों साल लेंगे ना, तो ये डंडी खत्म होती जाती है, ये जा रही है। और एक बार ऐसा आएगा कि ये डंडियां हैं ही नहीं, तो ये जो सेल है जो थोड़ा दूर हो गया, अब किसी भी कैपिलरी के नजदीक नहीं है, नाउ इट विल डाई।
एंड दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। अब लेकिन कभी भी वो डायबिटीज की दवा से कोई कनेक्ट करेगा नहीं, डॉक्टर को बताएगा नहीं। जबकि आप देखिए जो रिसर्च पेपर है, राइट, वो सारे यही प्रूव करते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द मेडिसिन, द फर्स्ट थिंग इज कि वो डंडिया, मैं इसको डंडिया बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ आ जाए, वो कैपिलरीज बोल सकते हैं आप उसको, कैपिलरीज को वो इमीडिएटली धीरे धीरे करके खत्म करना शुरू कर देते हैं। सो ऑलवेज आई से टू ऑल माई पेशेंट्स कि भाई आपको जो हेल्थ है, इट स्टार्ट्स आफ्टर स्टॉपिंग द मेडिकेशन। हेल्थ कैन नॉट बी विद मेडिकेशन, हेल्थ कैन नॉट बी विद मेडिकेशन। दवाई के साथ साथ कैसे हम हेल्दी रहे वो नहीं हो सकता, दवाई के बिना ही हेल्दी रह सकते हैं, उसको छोड़ने के बाद ही हेल्थ का स्टार्ट हो सकता है। सो यू कैन नॉट सी एनीबडी इन दिस वर्ल्ड जो दवाई ले रहा हो और वो हेल्दी रहे, वो तो फिर रिग्रेशन होगा ना, कोलैटरल रिग्रेशन। और जहां जहां कोलैटरल रिग्रेशन होगा वो वहां के सेल मरते जाएंगे, राइट। और वहां के सेल मरेंगे तो वो जिस भी ऑर्गन के सेल मरेंगे वो वाली बीमारी का नाम आपके पास साथ जुड़ जाएगा। ये हार्ट डिजीज का पेशेंट है, ये किडनी फेलियर का पेशेंट है, राइट। लेकिन अब देखिए हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, दोनों में काम मैकेनिज्म सेम ही हो रहा है। वो डंडी किसकी पहले ज्यादा मर रही है वही डिफरेंस है। बोथ डिजीज आर सेम, बोथ मैकेनिज्म आर सेम। तो अब सोल्यूशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने थोड़ी प्रॉब्लम बताई, अब सोल्यूशन क्या है, कैसे करना है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ब्रेन स्ट्रोक कैसे होता है। ये ब्रेन के ब्लड वेसल्स हैं, मान लीजिए ब्लड वेसल चारों तरफ से आ रहे हैं और धीरे धीरे क्या होता है, कुछ लोगों में ब्रेन के ब्लड वेसल में क्लॉटिंग होना शुरू होती है, क्लॉटिंग होना शुरू होता है। और जैसे ही वो क्लॉटिंग होने लगता है तो कुछ दिन बाद पूरी क्लॉट हो जाएगा, तो उसके आसपास के सेल्स को सप्लाई बंद हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा होने से पहले ही यहां से सिग्नल आसपास की जगह फैल जाएगा कि ऐसा यहां होने वाला। तो आसपास के जितने और वो डंडियां हैं, कैपिलरीज हैं, वो फटाफट तेजी से उसकी तरफ भागेंगे, बढ़ेंगे। मतलब नए कैपिलरी फॉर्म होगा, जैसे इंजरी में होती है, नए कैपिलरी बनते हैं ना, लेकिन एक दिन में नहीं बनते, 2-4 दिन 5 दिन लगते हैं। वैसे ही फटाफट बढ़ेंगे 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन में। और अगर क्लॉटिंग 100% होने से पहले बढ़ गए तो उसके बाद भी क्लॉटिंग 100% हो जाएगा, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा उसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। हो सकता है कि आप में से इंक्लूडिंग मी, मेरे ब्रेन में क्लॉटिंग हो बट मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे क्लॉटिंग होने से पहले ही वो जो मेरे बॉडी का मैकेनिज्म है एंजियोजेनेसिस, उसने टेक केयर कर लिया। एंड दैट इज वेरी मच नॉर्मल। और जो कि हम में से कई लोगों का होगा, ऑटोप्सी कभी होगा किसी का, तो दिखाई देता है कि ये तो इतने सारे क्लॉट है, लेकिन इसके लाइफ टाइम में इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्लॉट होने से पहले बॉडी सिग्नल देती है, वो एरिया सिग्नल देता है कि यहाँ पे सप्लाई बंद होने वाला। तो आसपास के जो और कैपिलरीज हैं और नेटवर्क्स हैं, वो फटाफट वहां बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब लड़ाई है कि ये धीरे धीरे ब्लॉक बढ़ता जा रहा है और वो तेजी से आते जा रहे हैं। अगर वो पहले आ गए तो ब्लॉक होने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और बाई चांस की बात है, किस्मत खराब रही कि अभी आ ही रहे थे और पहले ही ब्लॉक हो गया, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। लेकिन ये नेचुरल बात नहीं ब्रेन स्ट्रोक होना, ये उसको हो सकता है जिसका एंजियोजेनेटिक बैलेंस बिगड़ा हुआ है। एंजियोजेनेसिस का काम ही ये है कि कभी इमरजेंसी में आप पहले पहुंचो, उसका काम ही ये है, वो इसीलिए है बॉडी में। तो ये काफी अनयूजुअल है किसी को अगर ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो वो क्यों होता है उस पर मैं आता हूँ। ये मैकेनिज्म समझने से आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग ब्रेन स्ट्रोक होने के लिए बने नहीं है, किसी को हो ही नहीं सकता ब्रेन स्ट्रोक, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो इट कैन बी प्रिवेंटेड। इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। देखिए, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है आपका, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अंदर से ब्लड वेसल है, ब्लड फ्लो होता है। जो सबसे इनर लेयर है, द इनर मोस्ट लेयर, उसे कहते हैं एंडोथेलियल लेयर। उस नाम याद मत रखिए, डजंट मैटर। लेकिन उस लेयर में जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, सबसे ऊपर वाले लेयर में, वो सेल्स हमेशा सेंस करता रहता है कि आसपास सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, और उधर क्लॉटिंग है कहीं किसी और जगह पे, राइट। वो डंडी को जरूर रखो यार, उसको यही रखो, इसकी जरूरत पड़ती है। सो अब यहाँ पे क्लॉटिंग होने वाली है, तो वहां पे एक एजेंट बैठा हुआ है, उस एजेंट का नाम है, इट इज कॉल्ड VEGF, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। और ऐसे कम से कम 70, 80, 100 और भी हैं, मैं एक ही नाम ले रहा हूं जस्ट आपको समझाने के लिए, राइट। तो
इमेजिन कीजिए कि यहाँ क्लॉटिंग होने वाला है और ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर एंडोथेलियल सेल है और बाकी जो आसपास के जगह है वहां पे VEGF वो पूरे बॉडी में फैला हुआ है। उसका काम है सिग्नल भेजना, सिग्नलिंग सिस्टम, कि कहाँ पे एक्सेलरेट करना है और कहाँ पे ब्रेक लगाना है। ब्रेक कहाँ लगाना है? जहाँ कैंसरस ट्यूमर बढ़ रहा था। एक्सेलरेट कहाँ करना है? जहाँ पे क्लॉटिंग बढ़ रही थी। क्लियर हो गई? तो ये कौन भेजता है ये सिग्नल? ये VEGF जो है ये भेजता है सिग्नल, राइट। और किसको भेजता है? ब्लड वेसल के इनरमोस्ट लेयर में क्या है? एंडोथेलियल लेयर को भेजता है। तो ये बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है और ये लगातार चल रहा है। इस वक्त जब आप मुझसे हम बातचीत कर रहे हैं तो अभी भी चल रहा है। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने बना दी, वो चल ही रहा है, तभी हम जिंदा भी हैं शायद, राइट। तो दैट इज वेरी नॉर्मल एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग। सो इट शुड हैपन लाइक दिस ओनली। और ऐसा ही होता रहता है कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ एक्सीलरेटर लगाना है। अब देखिए कुछ लोगों में, हम में से, जहां पे ब्रेक लगाना है वहां वो एक्सीलरेटर दबा देता है, जहां पे एक्सीलरेटर लगाना है वहां ब्रेक लगा देता है। कुछ लोगों में वही लोग हैं जो कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट हो जाते हैं, और वही लोग हैं जो ओबीज हो जाते हैं, राइट। सो कैंसर ओबीज में क्या है कि वहां ब्रेक लगना चाहिए, एक्सीलरेटर लगना चाहिए? ब्रेक, समझ आ रही बात इसका मतलब है। लेकिन वहां पे एक्सीलरेटर लगा दिया, क्यों? क्योंकि वो बीपीएल वाला क्लेवर आदमी की तरह उसने कार्ड आगे गरीब का लगाया हुआ, लेकिन अंदर खजाना है उसके। तो हमने तो कार्ड देखा ना, अच्छा ये तो गरीब आदमी है, बीपीएल दे दो उनको पैसा। तो बॉडी के अंदर भी ऐसे ही होता है, राइट। सो एट द सेम टाइम जहां पे तो सप्लाई जाना चाहिए, जैसे हार्ट में, वहां सप्लाई न जाके वहां पे गलती से ब्रेक लगा दिया। सो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक, दैट इज कॉल्ड वुंड। हील नहीं हो रहा है क्योंकि वहां ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक लगेगा तो नए कैपिलरीज नहीं बैठेंगे। तो दैट डिसफंक्शन, ये डिसफंक्शन रहेगा तो ये बीमारी रहेगी। तो हमें क्या करना है? इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन कर देना। जैसे डिसिप्लिन होगा तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली ठीक होने लगती है। कोई पेशेंट मेरे पास आता है डायबिटीज का, लेकिन वो थायराइड का पेशेंट भी है, वो ब्लड प्रेशर का गोली भी लेता है, उसका हार्ट की प्रॉब्लम भी है, उसकी कई सारी प्रॉब्लम भी है। तो द मोमेंट ये बैलेंस, मैं तो ये बैलेंस ठीक करता हूँ। जैसे ये बैलेंस ठीक होता है तो वो डायबिटीज का मैं इलाज नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ बैलेंस को ठीक कर रहा हूँ। तो ना चाह के भी उसकी बाकी चीजें भी रिग्रेस ठीक होने लगती है। कोई आगे मुझे बोले कि मैं तो मेरा सिर्फ डायबिटीज ठीक कर दो, ब्लड प्रेशर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, इम्पॉसिबल। मैंने ये ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज टू वर्क साइमल्टेनियसली, क्योंकि हम बैलेंस को ठीक कर रहे हैं, बैलेंस को, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट द बैलेंस। अब देखिए, अब 2004 में क्या हुआ कि ये साइंस काफी, 4 में भी एक नोबेल प्राइज मिला था, बता 1938 में, 1931 में मिला था। तो ऐसी दवाइयां ढूंढी गई जो ब्रेक की जगह ब्रेक लगाए, एक्सीलरेटर की जगह एक्सीलरेटर लगाए। अच्छा, कैंसर में क्या लगना चाहिए था? ब्रेक, लेकिन क्या लग गया? एक्सीलरेटर। तो 2004 में एक दवाई आई कैंसर की, कि कैंसर के पेशेंट को ये दवाई खिला दो तो वो एक्सीलरेटर की जगह ब्रेक लग जाएगा और कैंसर वहीं रुक जाएगा। और 2004 में कैंसर का चौथा इलाज बना। पहला रेडिएशन था, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, एंड चौथा इलाज अप्रूव हुआ, दैट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस थेरेपी। यानी कि उस इंसान को ब्रेक खिला दो या इंजेक्ट कर दो, और ब्रेक इंजेक्ट होते ही क्या होगा कि जो कैंसर है वो वहीं रुक जाएगा। ये बात समझ आ रही है ना? 2004 में। सिमिलरली जिनका वुंड हील नहीं हो रहा, राइट, वुंड हील नहीं हो रहा, यानी कि उसको क्या चाहिए? एक्सीलरेटर चाहिए, ब्रेक चाहिए? एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर भी एक और दवा आई वुंड हीलिंग के लिए, कि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक लगा है, तो ब्रेक को हटाओ, एक्सीलरेटर लगा दो। अब सिमिलरली ब्लाइंडनेस में क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए, एक्सीलरेटर चाहिए? हाँ, तो उसके लिए भी एक और दवाई आ गई। लेकिन ये मैनमेड में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, राइट। मैनमेड में गड़बड़ की, जब ब्रेक लगता है तो सिर्फ उस पार्ट के लिए नहीं लग रहा, पूरे बॉडी के लिए लग रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो फिर उसकी हालत, उस पेशेंट की हालत कैसी होती है? जैसे मिस्टर बीन की हालत हो जाती है कई बार। अब देखिए, मिस्टर बीन ने एक ब्रेक बनाया, मैनमेड ब्रेक एंड एक्सीलरेटर। अब ब्रेक और एक्सीलरेटर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू में तो लग रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है, हॉस्पिटल में नया नया ऐसा लगता है ना, हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन तभी वो थोड़ी देर ही लगता है, और फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि यार वो कुछ और गड़बड़ होता है। मैं आया तो एक ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन अब कुछ और भी हो गया, राइट। बैलेंस बिगड़ रहा है और आपको लगता है कि अभी ठीक हो जाएगा, पर होता क्या कि वो बिगड़ता ही जाता है।
right? फिर एक टाइम आता है कि वो आपके हाथ से ही निकल गया, नाउ इट इज नॉट इन कंट्रोल। वो टाइम जो पीछे निकल गया दैट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, आप समझने की कोशिश करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जब वो दवाई कोई लेता है तो उसकी जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है, एंड फाइनली इट शुड एंड इन ओनली वन थिंग, उसकी एंड तो एक ही तरह से होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट और दैट इज कॉल्ड डिजास्टर, राइट? So this is all about man-made brakes and man-made accelerator. It goes like this. तो देखिए, ये है तो कार्टून या कॉमिक का सीन है, बट ये वेरी मच इट इज एक्सप्लेनिंग व्हाट द एंजियोजेनेटिक मेडिसिन्स आर डूइंग विद द ह्यूमन बीइंग। वो जो एंजियोजेनेटिक मेडिसिन्स हैं जो अभी अप्रूव हुए हैं, ये जो मैंने कुछ बताए हैं, और अभी जो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस आया है, उससे फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये उम्मीद जगी है कि हम ऐसी और बहुत सारी मेडिसिन बना पाएंगे। लेकिन मैन मेड मेडिसिन बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सीलरेटर और ब्रेक के लिए गॉड ने भी गॉड मेड मेडिसिन बनाया है ऑलरेडी, और वो क्या है, वो आपके सामने है, गॉड मेड एक्सीलरेटर एंड ब्रेक। मैन मेड का हालत आपने देख लिया, लेकिन वो आगे हो सकता है 100 साल बाद कोई ऐसा बना दे, लेकिन फिलहाल भगवान का बनाया हुआ 2 एक्सीलरेटर ब्रेक सिस्टम है जिसको आप यूज कर सकते हैं राइट नाउ, ताकि अगर किसी को कैंसर है या हार्ट डिजीज है तो वो ब्रेक ठीक से लगे, मिस्टर बीन ना बन जाए और वो डिजीज रिवर्स हो जाए। तो अब आएगा ट्रेनिंग, क्या करना है आपको। सबसे पहला एक्सीलरेटर ब्रेक का काम करता है बॉडी का एक सिस्टम जिसे कहते हैं वेजो डायलेशन। मतलब ये बड़ा सिंपल है, आपका ब्लड वेसल है जो हमेशा डायलेट होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है, कंस्ट्रिक्ट, इस वक्त भी हो रहा है, राइट? सो ये नेचुरल प्रोसेस, तभी हम जिंदा भी हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो वो ज्यादा तेजी से होता है, राइट? सो जब वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में होता है, दैट इज द टाइम जब बॉडी सेंस करता है VEGF, याद आ रहा है वो डिसिप्लिन में आती है, और डिसिप्लिन में आने के बाद बीमारियां ठीक होने लगती है, क्योंकि जहां ब्लड वेसल बनने हैं वहां बनने लगते हैं, जहां ब्रेक लगना है वो लगने लगता है। लेकिन वो तब होता है जब वो डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन एक पर्टिकुलर रफ्तार में होता है। तो वो पर्टिकुलर रफ्तार में कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर रफ्तार में करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ये FDA अप्रूव्ड मेथड है, जिससे एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ये होता क्या है ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, व्हाट इट इज एंड हाउ वी कैन डू इट। देखिए, आपके बॉडी में हजारों ब्लड वेसल्स हैं, लाखों अनगिनत। हार्ट पंप करता है, जब पंप करता है तो ये ब्लड वेसल डायलेट होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, डायलेट हो जाएगा। अब जब हार्ट रेस्ट कर रहा है तो काउंटर पल्सेशन, यहां से एक मशीन ब्लड को पंप कर रही है। जब हार्ट रेस्ट कर रही है, एक बार हार्ट कर रही है, एक बार मशीन कर रही है, हार्ट कर रही है, मशीन कर रही है। हार्ट जब रेस्टिंग कंडीशन पे तभी अगर हम यहाँ पे पंप करें, जब रेस्टिंग कंडीशन में तभी अगर कोई पंप करे यहाँ पे आपके ब्लड वेसल को, तो वो जो VEGF है वो बैलेंस में आ जाएगा, एक्सीलरेटर ब्रेक तरीके में आ जाएगा, एंड देन जो कैंसर है या फिर हार्ट डिजीज है वो रिवर्स हो सकता है, स्पेशली हार्ट डिजीज, मतलब नए कोलेटरल आर्टरी बनने शुरू हो जाएंगे, राइट? इसकी एक मशीन आती है। दूसरा तरीका AIT, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले इसकी मशीन में बता दूं। ये एक ट्रायल था, ये ट्रायल आप बाद में देख सकते हैं। ये इस तरह की मशीन होती है, इसमें कफ लगा दिए जाते हैं, जैसे आपने देखा पैरों में लगे हुए हैं, और ECG मशीन से कनेक्ट कर दिया। ECG मशीन लगातार ये सेंस कर रहा है कब आपका हार्ट रेस्ट कर रहा है, और जब भी रेस्ट करता है तब यहाँ पे वो जो कफ है वो पंप करता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर से पंप करता है, और ये लगातार होता रहता है, कुछ दिनों तक होता रहेगा। तो क्या होगा, नए कोलैटरल आर्टरीज खुलेंगे, इसे कहते हैं एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। नए कोलैटरल आर्टरीज खुलेंगे, और नए कोलैटरल आर्टरी खुलने से जो हार्ट डिजीज के पेशेंट है, जिनको जो बोलते हैं एंजाइना है, राइट, उनका एंजाइना दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है बल्कि। तो ये मशीन आती है करीब 15 लाख से 20 लाख रुपए की, राइट? और अभी हमारे महेश जी बैठे, कहाँ बैठे? हाँ सर, हाँ बैठे सर। अभी महेश जी ने बोला कि कुछ दिन पहले कि मैं डॉक्टर साहब मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ। मैंने कहा नई गाड़ी आपको उतनी दूर नहीं ले जाएगी,
जितनी दूर ये मशीन ले जा सकती जीवन में, तो आप 15 लाख का ये मशीन क्यों नहीं खरीद लेते? तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को जानता हूँ, आपसे बात करा देता हूँ, गाड़ी छोड़िए। उनका जवाब पता क्या था? आपको क्या कमीशन मिल रहा है इसमें? फिर खैर मैं कन्विंस नहीं कर पाया कि मेरे पास तो 15 लाख है नहीं, वो तो गाड़ी के लिए। मैंने कहा जगह जगह हॉस्पिटल में, यहाँ भी कई सारे हॉस्पिटल में होगा, हॉस्पिटल में ये मशीन है ऑलरेडी, काफी सारे हॉस्पिटल में। मैंने कहा मैं जानता हूँ कुछ हॉस्पिटल को ओनर को, हमारे विमल चंद्र जी, उनके 100 सेंटर हैं, वहां मशीनें हैं। 1 लाख रुपए दो, 35 दिन 40 दिन हर दिन 1-1 घंटे जाके लेटना पड़ेगा, जैसा आप दिख रहा है, तो ठीक हो जाएगा। 1 लाख रुपए मैं बात करा देता हूँ। पता इनका जवाब क्या था? आपको कितना कमीशन मिल रहा है? मैंने कहा जब गाड़ी खरीदेंगे तभी भी तो किसी को कमीशन मिलेगा, आप ठीक हो रहे, इस बात पे ध्यान दीजिए। खैर मैंने उनको बोला अच्छा ये बताइए आपके पास पैसे कितने हैं? इन्होंने बोला मेरे पास 500 रुपए बस। अब बताओ कुछ हो सकता है? तो मैंने कहा चलो कुछ तो करते हैं। तो मैंने उनको बोला आप एक जूता खरीदिए। जूता खरीद के क्या करना है? एरोबिक इंटरवल ट्रेनिंग। ये 2016 का ट्रायल है, ट्रायल का नतीजा है। इट इज कॉल्ड एक्साइट ट्रायल, बहुत बड़ा ट्रायल है। एक्साइट ट्रायल ये कहता है कि अगर आप एरोबिक इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे 1 महीना या 2 महीना, तब भी आपके ब्लड वेसल्स वैसे ही खुल जाएंगे जैसा वो वाले मशीन में खुलते हैं। सिंपल 500 रुपए का काम हो सकता है ना, राइट? तो एरोबिक इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है? देखिए इसमें एक यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन है। कोई भी एक्सरसाइज जब करेंगे या दौड़ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, जब वो काउंटर पल्सेशन होता है, वीजो डायलेशन होता है, तो नए ब्लड वेसल बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी पेशेंट हैं, सालों साल से दवाइयों पे है, उनको ये समझना होगा कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे टू मेक यू अंडरस्टैंड द साइड इफेक्ट। 1977 में किताब आई थी रनिंग के ऊपर, ये वर्ल्ड बेस्ट सेलर थी उस वक्त, और जिन्होंने लिखा जेम्स फिक्स, और 1984 में 52 की ईयर में दौड़ते हुए हार्ट अटैक आया ग्राउंड पे और दौड़ते हुए मर गए। और ऐसे ही बहुत सारे और लोग हैं। हर साल आप देखेंगे स्पोर्ट्स के बड़े से बड़े खिलाड़ी 2018, 17, 16, 15 साइकिलिस्ट है, बास्केटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, जो ग्राउंड पे ही कोलैप्स कर गए, हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट आया, दे डाइड ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। तो यहाँ वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि एक्सरसाइज से ब्लड वेसल्स खुलते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। एट द सेम टाइम वी हैव टू हैव प्रिकॉशन, ताकि कोई एडवर्स इफेक्ट ना आ जाए। गेटिंग द पॉइंट? तो वो कैसे प्रिकॉशन लेना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, इस चीज को आप ध्यान सुने, और इसका स्लाइड है वो बाद में आपको दे दूंगा। इसमें 2 स्टेप हैं एरोबिक इंटरवल ट्रेनिंग, स्टेप 1 और स्टेप 2। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो कई बातों का ध्यान रखना। पहली बात बहुत ही सिंपल है, आपकी उम्र के हिसाब से आपका हार्ट रेट मतलब पल्स रेट, राइट? 1 मिनट में कितनी बार पल्स बीट होता है, दैट इज हार्ट रेट, पल्स रेट। सो बीट्स पर मिनट कुछ भी बोल रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई अगर 45 की एज का है तो एक्सरसाइज करते वक्त ना तो उसका पल्स रेट 140 से ऊपर जाए और ना ही 105 से नीचे आए। 140 से ऊपर जाएगा तो वो खतरा बढ़ जाएगा, और 105 से नीचे आएगा तो उसका बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट? तो जब इस के बीच में रखते हैं तो जो हमें अचीव करना है वो 1 महीना 2 महीना करेंगे तो अचीव हो जाएगा, न्यू कोलैटरल आर्टरीज खुलेंगी। हमें कैसे पता चलेगा? एंजाइना चला जाएगा, या जैसे सर ने बताया कि आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी, आप ज्यादा भाग पा रहे हैं, ज्यादा काम कर पा रहे हैं, एनर्जी लेवल बढ़ गया, आप थकते ही नहीं है, इसका मतलब कोलैटरल आर्टरी खुल चुकी है, यही इसका इंडिकेशन है। तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए साइंटिफिकली जो एरोबिक इंटरवल ट्रेनिंग का जो डेफिनेशन है दैट इज लाइक दिस। कोई 55 के एज का होगा तो अगर एक्सरसाइज करते वक्त 99 और 132 के बीच में वो अपना हार्ट रेट मेंटेन कर सकता है, तो तब जो अचीव करना है, एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम अपने हेल्थ को अच्छा करना चाह रहे हैं, और वहां पर्पस है कि अपने हार्ट को स्ट्रेंथनिंग करना चाह रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, मेडिसिन फ्री होना चाह रहे हैं, कोलैटरल आर्टरीज खोलना चाह रहे हैं। सो यू विल बी एबल टू अचीव इट व्हेन यू आर एबल टू पुट योर हार्ट रेट बिटवीन दीज टू, राइट? लेकिन ये आप खुद कैसे करेंगे, राइट? इसके लिए हमारे साथ हमारे वर्मा जी हैं, सर एक बार करेंगे, राकेश वर्मा जी, और ये ताइक्वांडो में ही इज अ 7th बेल्ट ब्लैक बेल्ट,
और अभी इंटरनेशनल कोच हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं। इनफैक्ट आज भी इनका कजाकिस्तान में था सर, तो मेरे बोलने पे इन्होंने वो चेंज किया, पोस्टपोन किया, उसकी जगह यहाँ पे आना किया। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि ये इनके बचपन की पहले की फोटो सर आपको, तो आपके ऑफिस से ली थी मैंने। तो ये एक्सपर्ट है कि कैसे हार्ट रेट उठने में रखते हुए। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार आ जाएं, और जिनको ये सीखना है किस तरह से, एक दिन आपको सिखा देंगे और एक दिन और देख लेंगे आप ठीक से कर रहे हैं, फिर आप जिंदगी भर करते रहो, और करो ही नहीं, आप किसी और को भी सिखा सकते हो ना फिर, राइट? क्योंकि वो इस सेटअप में बैठे हुए ऑडियंस में नहीं सीख पाएंगे, वो प्लेग्राउंड वगैरह में ही हो पाएगा। हमारे ये स्कूल में या अपने पवन जी के स्कूल में बहुत प्लेग्राउंड है, तो वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप में से जो लोग ये सीखना चाहते हैं, राइट, आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने आपको हार्ट रेट ये दे दिया है, राइट? ये लिंक मैं आपको दे दूंगा जिसमें ये मिल जाएगा, आपको आज ही दे दूंगा लिंक। लेकिन जो खुद करने में जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लोग एक बार सर के गाइडेंस में 1-2 घंटे लगा के सीख सकते हैं, फिर आप खुद कीजिए। सो दैट इज सेफर वे, बिकॉज हम अचीव करना चाहते हैं कुछ और गड़बड़ कुछ और हो जाए तो वो ठीक बात नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, और ये पॉसिबल है। सो लेकिन अब आता है स्टेप 1। ये एक्सरसाइज करने से पहले शुरू करने से पहले आपको ये चेक करना है अपनी बॉडी का, क्या मेरा बॉडी एक्सरसाइज करने के लायक है या नहीं है, क्या अभी ठीक लायक। क्योंकि हम में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने काफी समय से कोई एक्सरसाइज की नहीं है, तो उनको क्या करना है, वेरी सिंपल, कि एक बार एक्सरसाइज कीजिए 3-4 मिनट तक, चाहे वो जॉगिंग हो या उठक बैठक हो, लाइट एक्सरसाइज हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, थोड़ा बहुत। और उसके बाद आप देखिए कि पहले 1 मिनट के अंदर आपकी जो रिकवरी है, जो पल्स रेट कम होता है, वो कम से कम 12 बीट पर मिनट से ज्यादा है कि नहीं, 14, 15, 20 अगर है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। लेकिन आपने देखा 1 मिनट हो गया लेकिन 10 बीट पर मिनट ही पल्स रेट कम हुआ। पहले तो 110 था, तो 110 से 100 के नीचे आया नहीं, 1 मिनट हो गए। इसका मतलब योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर एक्सरसाइज। तो ये 2 स्टेप, पहले ये पहला स्टेप हो गया कि ये देखना है कि एम आई रेडी फॉर एक्सरसाइज, इफ नॉट तो क्या करना है। अब वो आगे चलते हैं। अगर आप रेडी नहीं है, इसका मतलब ये भी हुआ कि आपके बॉडी में बहुत सारे कोलेट्रल्स अभी है नहीं, बहुत सारे ब्लड प्रेशर बंद, तो सप्लाई नहीं मिल रही है। तो पहले उनको खोलो। उसको खोलने के लिए भगवान का दिया हुआ एक और एक्सीलरेटर ब्रेक सिस्टम है, 1 मोर, जो कि हर एक इंसान कर सकता है। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सब लोग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फूड। आपको मैंने बताया मैन मेड एक्सीलरेटर ब्रेक, हालत मिस्टर बीन की तरह। अब मैं आपको बता रहा हूँ गॉड मेड, जो हमारे डॉक्टर साहब ने किया, जिन्होंने फॉलो करके आपने अभी सुना ही उनकी स्टोरी। इसे कहते हैं प्लांट बायोएक्टिव। प्लांट बायोएक्टिव क्या होते हैं? आपने देखा फलों में, सब्जियों में वो रंग बिरंगे होते हैं, लाल है, पीला है, ऑरेंज है, सफेद है, अलग अलग कलर्स। तो वो जो कलर बना है, वो जो पिगमेंट है, वो जो फ्लेवोनॉइड है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे बोल सकते हैं प्लांट बायोएक्टिव। और यही प्लांट बायोएक्टिव है जो हमारे बॉडी के बिगड़े हुए एंजियोजेनेसिस को बैलेंस में ला सकते हैं। तो शायद भगवान ये चाहता है कि हम खूब सारा खाएं, तभी ये सब रंग बिरंगा बना दिया अट्रैक्ट करने के लिए, भाई आओ खाओ, राइट? तो ये सारे कलरफुल हैं। जब वो देखते हैं इतने कलरफुल फ्रूट्स हैं, कलरफुल सब्जी है, वो जो कलर है, वो कलर जिस पिगमेंट से आता है, उसके पीछे जो फ्लेवोनॉइड है जो वो कलर लेके आता है, वो जो क्लोरोफिल इफेक्ट है जिससे वो कलर दिखता है, उसका फंक्शन सिर्फ रंग करना ही नहीं, उसके अलावा वो जब कोई खाएगा इंसान या एनिमल, तो बॉडी के अंदर बिगड़ा हुआ एंजियोजेनेसिस, जिससे हार्ट डिजीज हो गया हो या कैंसर हो गया हो, वो रिवर्स करता है वो, राइट? तो ये पिछले 10 से 15 साल के बीच का रिसर्च है, और इसमें हजारों की मात्रा में रिसर्च पेपर है, हजारों की मात्रा में, पिछले 10 से 15 साल में हजारों की मात्रा में ये सारे रिसर्च पेपर, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने कलेक्ट कर लिए, और कलेक्ट करके मैंने एक लिंक बना दिया। वो लिंक मैं आपको आज शेयर करूंगा, आपको पास समय हो तो उसको देखिए, राइट? तो हालांकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां लाखों डॉलर्स खर्च कर रही हैं ऐसे बायोएक्टिव्स बनाने के लिए, ताकि बॉटल में डाल के वो आपको दिया जा सके, लेकिन जब तक ऐसा बन नहीं जाता, भगवान का बनाया हुआ ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी इज देयर, राइट? सो अब एक उसको अगर आप यूज करेंगे तो जितनी सारी बीमारियां हैं, इट कैन गेट रिवर्स विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स।
few days to few months. बिगाड़ने में आपने सालों लगा दिए, बनाने में कुछ दिन या कुछ महीने. कितना महीना कितना दिन उस पे आते हैं. एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, ये मेरा कंक्लूडिंग 15 मिनट्स है या 10 मिनट्स है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड आ सकता है. 1990 से लेके 2017 तक दुनिया का वन ऑफ द वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑन डिजीज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, बिटवीन 27 साल ये चला. 195 कंट्रीज के आंकड़े लिए और इसमें ये देखा गया कि कुछ लोग बीमार रहते हैं, कुछ लोग हेल्दी रहते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है. इस रिसर्च का इंतजार सालों से हो रहा था, कब इसका रिजल्ट आएगा. इस रिसर्च का रिजल्ट इस साल के बीच में आया, मिड ऑफ दिस ईयर. किसको पता चला? नहीं पता चला. नहीं, सालों से 27 साल से चल रहा था. इस साल 2019 में रिसर्च आया, पता नहीं चला किसी को, क्योंकि रिसर्च में जो आया वो किसी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है. बेनिफिशियल हो सकता है, प्रॉफिटेबल नहीं है. और किसी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो उसको प्रमोट नहीं करेंगे, वो जर्नल में ही दब जाता है. बट जर्नल में दब गया, वो मीडिया में नहीं आया, दैट डजंट मीन कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है. शायद इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है हमारे लिए, बट इट कैन नॉट बी हैविंग एन इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस. सो इस स्टडी में पाया गया कि जो लोग पूरे दुनिया में प्लांट बेस्ड खाना ही खाते हैं, कि प्लांट से अपना पूरा पेट भरते हैं, दे आर द वन जिनको बीमारियां रेयरली होती हैं या कम होती हैं. राइट. सो दैट इज अ ग्लोबल बर्डन डिजीज स्टडी. इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, काफी मोटा इसके रिपोर्ट्स हैं. सो दैट इज द थिंग. तो मैंने एक छोटा स्टडी किया, ये तो हो गया इतने साल की स्टडी, लेकिन 3 दिन का क्या इफेक्ट आता है इस पे मैंने स्टडी किया. ये जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम 2017 में छपा था. इम्पैक्ट ऑफ डीआईपी डाइट. डीआईपी डाइट कितना लोगों को पता है? काफी लोगों को पता. मैंने आपको एक यूट्यूब लिंक देख के आने बोला था, देखा था? कितने लोगों ने देखा था ना? जिन्होंने नहीं देखा तो अब जब बाहर जाएंगे तो आपको सबको एक 2020 डायरी मिलेगी, उसमें पूरी ये जो डाइट क्या है, क्या करना है, वो कैलकुलेशन दी होगी, ताकि आप उसको फॉलो कर सकें. फिलहाल इंपैक्ट ऑफ डीआईपी. डीआईपी डाइट क्या है कि प्लांट से ही खाना खाना है. अगर वो एनिमल रिसोर्स है, जैसे दूध है या मीट मछली, तो नहीं खाना. प्लांट है तो ही खाना. तो अगर ऐसा करते हैं कोई 3 दिन तक ऐसा करेगा, तो मेरा जो रिजल्ट है, जो मैंने पब्लिश किया है, 80% लोग दवा छोड़ने के बाद भी तीसरे दिन तक उनकी ब्लड शुगर वहीं पे रहती है जितना दवा लेने के साथ थी. 70% लोग ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ने के बाद भी उनका ब्लड प्रेशर वहीं रहता है जो दवा के साथ था. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एंड अबाउट उनका एवरेज ब्लड वेट जो है वो रिडक्शन विद इन 3 days 1.5 kg. दिस मीन्स हर दिन 500 ग्राम कम होना. और ये सिर्फ पहले 72 आवर्स की बात कर रहा हूं, यानी कि आज का दिन है 1 दिसंबर. मान लो आज ये मानते हैं और कल से आप शुरू करते हैं. कल से शुरू करते हैं. मान लो कैसे शुरू करना है मैं अगले 2 मिनट में बता दूंगा. राइट. और तो आप ये उम्मीद कीजिए 3rd डे, यानी कि 2nd, 3rd, 4th डे पे 95% लोगों को दवाई छोड़नी पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो ब्लड शुगर लो चला जाएगा, ब्लड प्रेशर लो चला जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज रियली डेंजरस. बाय 3rd डे यू विल बी फोर्स्ड टू स्टॉप इट. नहीं छोड़ेंगे तो इट विल टू लो एंड टू डेंजरस. राइट. सो हाउ पावरफुल इट कैन बी. तो एग्जैक्टली क्या करना है, नंबर 1. और डॉक्टर हरीश जी ने एग्जैक्टली क्या किया था, मैंने क्या उनको बताया था, वही मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ. एक बात मैं आपको रिपीट करता हूँ कि हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, ये 2-3 अलग अलग बीमारियां नहीं है, वो एक ही कॉइन के 2 अलग अलग पहलू हैं. तो प्लीज दिमाग से ये निकालना पड़ेगा एक बार कि हार्ट डिजीज की आप मुझे इलाज बताओ और डायबिटीज की मुझे डाइट बताओ. डायबिटीज की डाइट अलग से और हार्ट डिजीज की डाइट अलग से हो ही नहीं सकती. डाइट तो एक ही चीज की होती है, वो है कि आपके एंजियोजेनेसिस बैलेंस को वापस लाना. और जैसे ही वो वापस लाएंगे, जितनी सारी एलिमेंट थी उनमें से कुछ एलिमेंट आपको पता भी नहीं होगी कि बॉडी में कौन सा ट्यूमर ग्रो हो रहा है, जो 1 साल बाद जाके फुल ब्लोन हो जाएगा, वो भी ठीक हो चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. बॉडी में किडनी स्टोन कहां पे था, वो इतना साइज में तो है कि वो बढ़ जाएगा, लेकिन अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो भी गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. सो द काइंड ऑफ डाइट विच आई गेव टू डॉक्टर हरीश, वो डाइट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यू कैन स्टार्ट दिस डाइट. पॉइंट इज नॉट विच डिजीज टू क्योर. Point is, it can be any disease. This has to work because it is balancing the angiogenesis. So, step 1. 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, अब ये प्रिंटेड आपको डायरी में दे रहा हूँ, इसलिए इसको नीड नॉट टू राइट और क्लिक द पिक्चर, क्लियर तो लीजिए. और अभी ये जो है ये YouTube पे लाइव भी चल रहा है, तो ये पूरा सेशन रिकॉर्डेड है. घर जाकर चाहे तो इसको दोबारा भी देख सकते हैं. और आपको वो डायरी मिलेगी, उसमें सारा कुछ प्रिंटेड होगा जब बाहर जाएंगे तब. अभी नहीं, बाहर जाने के बाद मिलेगा, मेरा खत्म होने के बाद मिलेगा.
सो स्टेप 1, 12 बजे तक जो मैंने सर को डाइट दिया, आई एम गिविंग एग्जैक्टली द सेम डाइट, और आप में से कुछ लोगों ने और भी लिया होगा, है कोई ऐसे हमारे पेशेंट पर? सर यहाँ पे हैं, सर यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, इधर है सर, थैंक यू सर। तो अपने मल्होत्रा जी वहाँ बैठे, तो ये सब यहीं पे है फरीदाबाद के, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन डाइट इज दिस, 12 बजे तक वट एवर यू टेक, लेट इट बी फ्रूट्स, 3 से 4 तरह के फल, 3 से 4 तरह के फल, कौन से वाले आपके पसंद के। और कहीं अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो जरूर वो वाले फल जो बहुत मीठे हैं, अंगूर है, चीकू है, आम की सीजन में आम है, गन्ना है, गन्ना आ रहा है आजकल, तो बस ये ध्यान रखना। कोई बोले गन्ने का जूस भी, हाँ जूस भी ले सकते हैं, लेकिन जूस पीने में आपको उतना टाइम लगना चाहिए जितना टाइम तब लगता अगर गन्ना खा रहे होते तो उसमें, राइट। यहाँ पे आप गन्ने का जूस पीते कि नहीं, गन्ना खाते कि नहीं? यस, सबसे बेस्ट गन्ना है। सो 12 बजे तक कितना खाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप थोड़ा जोर डालिए। आपका बॉडी वेट, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10 कितना, 700 ग्राम्स। बॉडी वेट इंटू 10 और बिकम ग्राम्स। मिनिमम इतना खाना, मिनिमम। कोई बोलता है यार मैं तो फ्रूट खाता हूं, मैं बोलता हूं क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 700 ग्राम से कम, मेरे लिए 700 ग्राम से कम वो फूड है, 700 ग्राम या उससे ज्यादा वो मेडिसिन है। क्यों, कैसे, वो मैं आगे आएगा क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं मुझसे। स्टेप 1, तो इसका मतलब 12 बजे तक कुछ और नहीं खाने को, पराठे नहीं, रोटी नहीं, पूरियां नहीं, कुछ भी नहीं, बिस्किट नहीं, चाय नहीं, ब्रेड नहीं। मैं आपको भूखे रहने बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आई एम आस्किंग टू ईट मोर, द ओनली थिंग आई एम आस्किंग इज ईट दिस। स्टेप 1, राइट। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं ये डिजीज स्पेसिफिक है, आई एम जस्ट सेइंग व्हाटएवर विद द डिजीज। स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे हमेशा 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। ये जो प्लेट 2 है ये आप ही के लिए बना है। दुनिया में जो भी आपको उल्टा सीधा खाना है, छोले भटूरे खाने हैं, आपको पूरी भाजी खानी है, चावल खाना है, रोटी खाना है, नूडल्स खाना है, ये सब तो खाना चाहते हैं ना, सब इसमें रख दीजिए। कितना खाना चाहते हैं वो रख दीजिए। तो देखिए मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, इसका मतलब मैं तो खाने दे रहा हूं ना, लेकिन उससे पहले आप प्लेट 1 खाएंगे, आप बॉडी वेट इंटू 5। क्या, आप 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो कच्चा खाया जा सके, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, लाल पीला हरा, शिमला मिर्च, प्याज, मटर, सो लेट्स, कई सारे ऐसे वेजिटेबल जो कच्चा खाया जा सकता है या थोड़ा स्टीम करके खाया जा सकता है। चुनिए आप कितना खाना है, बॉडी वेट इंटू, जैसे मुझे खाना है 350 ग्राम या ज्यादा। अच्छा, इससे तो मेरा पेट इतना भर जाएगा मैं प्लेट 2 नहीं खा पाऊंगा। देखिए पहले 2-3 दिन ऐसे ही होगा, अभी डॉक्टर हरीश ने बताया ना आपको, लेकिन 2-3 दिन के बाद जैसे ही आप इतना खाएंगे आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म इतनी तेजी से बढ़ चुकी होगी 2-3 दिन के बाद कि आपकी भूख इतनी ज्यादा होगी कि पहले जितना क्वांटिटी खाते थे उससे ज्यादा खाना पड़ेगा आपको अपनी भूख मिटाने के लिए। सो आप मानिए इस बात को कि इतना खाने के बाद भी प्लेट 2 लगभग आप उतना खा पाएंगे जितना अकेला आप इतना खाते थे पहले भी। सो आप कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, कोई चीज कम नहीं हो रही, बस ये ऐड हो जा रहा है, बाकी चीजें वैसे या उससे भी ज्यादा है। लेकिन पहले 3 दिन के बाद धीरे धीरे बॉडी अडैप्ट करती है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म रेट कब बढ़ता है, जब एंजियोजेनेसिस प्रोसेस बढ़ता है, राइट। ओनली 3rd स्टेप, 3 चीज अवॉइड कीजिए। कोई चीज पैक्ड हो वो छोड़ दीजिए, कोई चीज डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल फूड है वो छोड़ दीजिए, प्लांट बेस्ड लेना है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, अभी इससे पहले प्रोग्राम उसी का था, वो भी छोड़ दीजिए, जिसकी वजह से हम 1 घंटा लेट हो गए। तो क्या लेना है, नट्स एंड स्प्राउट्स 1-1 मुट्ठी एज ए स्नैक्स। फ्रूट्स पूरे दिन भर में जितना मर्जी खाइए, जरूरी नहीं कि 12 बजे तक ही खाना, उसके बाद भी खा सकते हैं, और खाएंगे तो और अच्छा रहेगा। धूप में बैठना है 45 मिनट्स कम से कम। आप कोई भी काम कीजिए धूप में बैठ के, जरूरी नहीं कि स्पेशली बैठना है। एंश्योर दैट यू आर डूइंग सम एक्टिविटी व्हाइल इन द सनलाइट। अगर आपने ये किया, मैंने आपको बताया कि 10 साल में 20,000 पेशेंट्स मैंने देखे, अलग अलग बीमारियों के देखे, और जो नतीजा मुझे मिला वो है इट टेक्स अबाउट 72 आवर्स फॉर अबाउट 90% 95% पेशेंट टू कंट्रोल द ब्लड शुगर। कंट्रोल बोल रहा हूं, डाइट को लेते रहना पड़ेगा जिंदगी भर। कोई पूछता है डॉक्टर साहब कब तक डाइट लेना है, तो मैं बोलता हूं कब तक ठीक रहना चाहते हैं तब तक ले लीजिए। तो ये डाइट आपकी मेडिसिन है एक्चुअली। ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, वो 3 दिन में ही नॉर्मल में आया था। व्हाट इज नॉर्मल, लेस देन 250 इज नॉर्मल। हार्ट डिजीज में मैंने देखा इट टेक्स अबाउट 1 मंथ एंजाइना को गायब करने के लिए 1 महीना लगता है। अच्छा, ये जो पेट की बीमारियां होती हैं ज्यादातर वो 3 दिन 4 दिन हफ्ते में इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर रिस्पॉन्ड करती है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, 1 हफ्ते के अंदर।
जो भी सिस्टम हमारे स्टमक के करीब है वो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, और जो सिस्टम हमारे बॉडी के स्टमक से दूर है, जैसे स्किन हो गया, उसको लगता है 9 महीना 1 साल स्किन डिजीज में, 6 महीना, महीनों में बात आ गई। सो कैंसर में इट टेक्स अबाउट मेरे जो पेशेंट की बात कर रहे हैं 6 महीने से 9 महीना कैंसर रिग्रेस होने में, राइट। आपने सुना कैंसर है तो जिंदगी भर कैंसर रहेगा, डायबिटीज है जिंदगी भर डायबिटीज रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। रादर अदर वे अराउंड। लेकिन वो तभी होगा जब आप एक अलग एक्शन लेंगे। सेम एक्शन कैन गिव ओनली सेम रिजल्ट, राइट। कोई नया एक्शन लेंगे तभी तो नया रिजल्ट मिलेगा ना, राइट। तो ये चार्ट है कि कितना टाइम लगता है, लेकिन ये एक एवरेज टाइम है, किसी को ज्यादा लग सकता है, किसी को थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा कि जिसको रिस्पॉन्स ना मिला। रिस्पॉन्स टाइम में भी डिफरेंट, राइट, बिकॉज बॉडी के अंदर कितना डैमेज हो चुका है वो हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन ये तो पक्का है कि एवरी डे यू आर बेटर देन द प्रीवियस डे। हर दिन आप पिछले दिन से ज्यादा बेटर हैं, दैट इज फॉर श्योर। सो अब यहाँ पे दिस द डायरी विच यू आर गोइंग टू गेट। छोटे बच्चों के केस में पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल किड्स। देखिए आपके स्कूल में अगर कोई टाइप 1 बच्चा है, ऑटोइम्यून डिजीज का बच्चा है, तो या स्किन रैशेस हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, या सीजर पड़ जाते हैं, ऐसे बच्चे अगर हैं तो दे आर द वन जो लगातार दवाइयों पे रहते हैं। यानी कि सोचिए दवाइयां जब ले रहे हैं तो उनका एंजियोजेनेसिस बैलेंस तो बिल्कुल बिगड़ गया उनका, और यानी कि दे आर प्रोन टू एनी काइंड ऑफ इलनेस, फेटल इलनेस लाइक हार्ट डिजीज एंड कैंसर इन फ्यूचर। तो उनको क्या करना है? देखिए वेरी सिंपल, कि उनका डाइट भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर 4 साल से 10 साल तक का बच्चा जो है, जो कैलकुलेशन मैंने बताया उस बच्चे के वेट की वो कैलकुलेशन करना है और मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट बिकम्स द डाइट फॉर द किड्स लेस देन 10 years। और अगर 11 साल से 17 साल का बच्चा है तो जो कैलकुलेशन मैंने बताया उसके बॉडी वेट के अनुसार इनटू 1.5, दैट बिकम्स द डाइट फॉर द किड्स टिल 17 years, जब तक ग्रोइंग एज है 17-18 years, राइट। तो ये उसका डाइट, जैसे ही वो इस डाइट पे रहेगा तो उसके सीजर अगर होता है, एलर्जी अगर होती है, अगर डायबिटीज का पेशेंट है टाइप 1 का, तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कुछ लोगों की छूट जाती है, कुछ लोगों की नहीं भी छूटती है, लेकिन पहले दिन से रिस्पॉन्स आएगा। बी प्रिपेयर्ड कि 60% 70% इंसुलिन ड्रॉप करना मजबूरी हो जाएगी, इफ नॉट देन इट मे लीड टू हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट। सो दिस इज द फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन। लेकिन जो सीजर है, फिट्स पढ़ते हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं यहाँ पे, कितने यहाँ पे स्कूल के टीचर्स हैं क्या? थैंक यू। प्रिंसिपल्स हैं? ग्रेट, थैंक यू। तो सीजर्स अगर पढ़ते हैं तो आप प्लीज मेरी तरफ से पेरेंट्स तक बोलिए, सीजर्स पढ़ने के बच्चों में सिर्फ 3 ही कारण है। ये 3 कारण जब हटा देंगे तो बच्चों को सीजर पढ़ ही नहीं सकते। 3 कारण है जो ट्रिगर करते हैं ह्यूमंस में सीजर के। पहला कारण है एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन मतलब कोई भी चीज जो एनिमल प्रोटीन, जो दूध है वो एनिमल प्रोटीन है, राइट, तो वो हटा दिया। दूसरा कारण है रिफाइंड थिंग्स, वो हटा दिया, बिस्किट ब्रेड वगैरह। तीसरा है ग्रेन्स, गेहूं, ग्लूटेन। अब ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, तीनों के तीनों हो सकते हैं। वी डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, बट आई नो कि इन तीनों में से एक होगा। द मोमेंट ही स्टॉप्स दीज 3, ये तीनों चीज जैसे ही वो छोड़ेगा उसका सीजर नहीं आएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज ट्रिगर ही नहीं है। मान लो बंदूक में गोली है, कितनी भी गोली है, जब तक ट्रिगर ऑन नहीं करेंगे गोली चल सकती? बड़ा चल ही नहीं सकती। कोई बोलता है पेरेंट्स अगर आ गया तो, भाई वो ट्रिगर नहीं है तो गोली चल नहीं सकती। तो दैट इज द साइंस बिहाइंड इट। कुछ ट्रिगर करता है तो दैट कन्वर्ट्स इनटू सीजर। वो ट्रिगर आपने हटा दिया, वो ट्रिगर वो नहीं ले रहा तो नहीं, तो क्या गोलियां दवाइयां बंद करनी पड़ेंगी? यस, यू मस्ट स्टॉप द मेडिसिन। फिर सीजर आ गया तो देखिए मेडिसिन होने के बाद भी सीजर आता ही है, तो मेडिसिन नॉट अ गारंटी कि सीजर नहीं आएगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये देखा मैंने कि द मोमेंट यू आर एबल टू स्टॉप दीज 3, फिर सीजर नहीं आएगा। तो दिस इज सम टिप्स फॉर द पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स यहाँ पे हैं या टीचर्स। सो और ये जो मैं बता रहा हूँ वो 2019 का, इस साल का जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन है, इट इज देयर, वेरी मच देयर। दूध को पहली बार ऐसा हुआ है 200 सालों में, दूध को फूड के लिस्ट से हटा दिया गया है, डेयरी प्रोडक्ट्स को। इट इज नो मोर अ फूड। 2014 में देवेंद्र जी जब आपके पिताजी यहाँ पे आए थे, तब हमने उसका वीडियो, 2014 वाला वीडियो, एंड ऑफ इलनेस, आप गूगल में डालेंगे तो मिल जाएगा आपको सारा वीडियो इसी हॉल का। तब
भी हमने बोला था दूध आपको नहीं पीना चाहिए, लेकिन एविडेंसेस कम थे, लेकिन अब एविडेंस देखिए 2019 में ऑफिशियल हो गया कि मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट अ फूड कैटेगरी में वो है ही नहीं। राइट, कई लोग बोलते हैं कि आर्ग्यू करते हैं गाय तो माता होती है, माता का तो दूध पीते हैं भाई, लेकिन माता का दूध जिंदगी भर थोड़ा पीता है कोई, है ना। तो बोलने का मतलब यह है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन की बात करें या फिर कैनेडियन फूड गाइडलाइन, देखिए पूरी दुनिया में सारे देशों ने अपने अपने गाइडलाइन फूड के बारे में बिल्कुल चेंज कर दी इस साल से, बिल्कुल चेंज कर दी, और चेंज करना मजबूरी थी बिकॉज एविडेंस वाज क्लियरर। हर साल एविडेंस बढ़ते चले जा रहे थे, तो उनको एक्शन लेना था। अब देखिए ये आप प्लेट दूर से देख पा रहे हैं, इसमें 50% क्या दिख रहा है आपको? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दिख रहा है ना। हाँ, यहाँ पे कनाडा में अभी दूध छोटा सा यहाँ पे टुकड़ा डाल ही दिया है, क्योंकि देखिए जैसे सिगरेट इंडस्ट्री है इंडिया में, खत्म करना चाह के भी नहीं खत्म कर सकते, राइट, उसकी अपनी लॉबी होती है, वो लॉबी है, लेकिन आप देख रहे हैं वो स्क्वीज होता जा रहा है, राइट। सो कई बार लोग बोलते हैं मुझसे कि भाई कि अगर दूध नहीं देंगे, डेयरी प्रोडक्ट बच्चों को नहीं देंगे तो वो बढ़ेंगे कहाँ से? बट द ट्रूथ इज दैट इट इज नॉट अ फूड। अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी लाइफ में तो आपको बीमार करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। 2014 में जब यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ सर, आप तो थे, तो तब हमने यही बोला था कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि केमिस्ट के शॉप में जब जाएं तो वहां पे सब्जियां मिले, सब्जियां। लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा, अलग बात है। आप अमेरिका चले जाएंगे, ये आप क्या सोच रहे हैं ये कोई सब्जी का दुकान है? ये सब्जी का दुकान नहीं है, ये केमिस्ट शॉप है। कौन से हॉस्पिटल केमिस्ट शॉप है? ये सारे हॉस्पिटल बड़े बड़े, हडसन, हेडवाटर और ये गाय सिंगर जैसे यहाँ पे अपोलो 40 है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल चेन है। वहां के हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो डॉक्टर लिखता है ये दवाइयों के साथ 2 किलो प्याज और 1 किलो आलू और 2 किलो टमाटर, और वो केमिस्ट शॉप में जाते हैं और वो सब लेके आते हैं, और उसके लिए रिइंबर्स भी मिलता है, बिकॉज फूड एज मेडिसिन। वहां पे फूड को मेडिसिन का दर्जा मिल गया। तो ये ऑलरेडी हो रहा है, वहां पे इस वक्त हो रहा है, ऑलरेडी ये है, राइट, कि वहां के केमिस्ट शॉप में जैसे दवाइयां लगी रैक में, यहाँ पे वेजिटेबल भी साइड बाय साइड ही लगे हुए हैं, ताकि वो जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो दे देंगे। तो अब क्या है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से आसान होता जा रहा है, बिकॉज एविडेंसेस और कलेक्ट होते जा रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं सर ताकत कहाँ से आएगी, सिर्फ पत्ते घास फूस खा के ताकत कहाँ से आती है? मैं अब मेरे पास एविडेंस है, एग्जाम्पल है, आंसर है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी आप टाइप करके देखिए गूगल में, पैट्रिक बाउमियन, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। कुछ साल पहले इनको लगा कि मेरी ताकत इतनी बढ़ गई, लेकिन और कैसे बढ़ाऊं? बिल की तरह, सांड की तरह ताकत कैसे हो जाए? तो दिमाग में ख्याल आया कि सांड क्या खाता है, तो कहा मैं भी वही खा लेता हूँ, और वो खाने के बाद इट हैज बीन 5 years, ही बिकेम द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। अब देख लीजिए जाके, चेक कर लीजिए। तो और ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, टाइम कम है मेरे पास, राइट, आपके पास। सो अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एंड्योरेंस की बात करते हैं। तो एंड्योरेंस में दुनिया में सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है? अगेन फौना ओक्स, वर्ल्ड फास्टेस्ट वुमेन, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके गिनेस बुक में। फास्टेस्ट वुमेन, लॉन्गेस्ट मैराथन, आप चेक कर सकते हैं, आजकल तो चेक हो जाता है। सो इनकी डाइट क्या है? ओनली प्लांट्स, एंड दैट मेड हर फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट। फिर 83 years, जब ये 47 year की थी, इनको कैंसर हो गया। तो इनको अपने जैसा कोई मिला डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कीमोथेरेपी नहीं कराना, रेडिएशन नहीं कराना, जस्ट बी ऑन दिस डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो मैंने आपको बताया। आज 83 years की है, और इनको, शी इज अ लेडी, इनको अमेरिका में आयरन मैन का खिताब मिला है। आयरन मैन का खिताब, आयरन मैन का खिताब आप भी जीत सकते हैं। उसके लिए 42 किलोमीटर्स आपको दौड़ना है, 4 किलोमीटर स्विमिंग करना है, और 180 किलोमीटर साइकिलिंग करना है, और ये सारा कुछ 16 घंटे के अंदर करना है, तो आयरन मैन मिलता है। तो कोई अगर ये बोलता है कि ताकत कहां से आएगी, तो कितना ताकत चाहिए आपको? दुनिया में जो इंडिया में विराट कोहली, जब एथलीट्स को लगता है कि एक लेवल में जाके अब और क्या, अब और आगे इंप्रूव क्या करना है, तो अभी आप देखेंगे ट्रेंड आ चुका है। हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, एथलीट्स में दिखाया, इंडिया में और बाहर में। तो लास्ट रिजॉर्ट इज कि हमें प्लांट पे आना ही होगा। कोई सर की तरह ठीक होने के इरादे से आ रहे, कोई अपना परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इरादे से आ रहे, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन कि हम एग्जिस्टेंस में रहें इस इरादे से आ रहे हैं। लेकिन आना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द ट्रू वे टू हील, दैट इज द ट्रू वे फॉर द हेल्थ। सो देखिए, मैं तो लास्ट में यही बोलूंगा
ये जो DIP, मैं DIP डाइट बोल रहा हूँ इसको क्योंकि कई लोग बोलते हैं हम तो प्लांट खाते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी मैटर करती है, वो किस रूप में खा रहे हैं वो मैटर करते हैं। वो तल के खाना नहीं, आलू भुजिया, आलू भुजिया होता है, आलू मेथी, अच्छा, कि मैं तो प्लांट खा रहा हूँ। जो कोल्ड ड्रिंक पीता बोलता है मैं भी तो प्लांट ही खा रहा हूँ ना, ये एनिमल से तो बना नहीं, कोल्ड ड्रिंक दूध से तो बना नहीं, लेकिन प्लांट खाना है जिस फॉर्म में मैंने अभी एक्सप्लेन किया, विच वी कॉल एज DIP डाइट। जिन्होंने वीडियो देखा उनको पता है कि व्हाई आई नेम्ड इट DIP डाइट। तो नंबर 1 आपका पेन रिलीव होता है। पेन चाहे वो एंजाइना पेन हो, घुटने का दर्द हो, कोई ट्यूमरस पेन हो, किडनी स्टोन का पेन हो, आपका पेन कम होता है ना, पहली बात, राइट। साथ में इट रिलीव्स द पेन ऑफ ए एनिमल। एनिमल का दर्द भी आप कम कर रहे हैं, उनको ना मार के, राइट। जो लोग यहाँ वेजिटेरियन है, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप जो ग्लोबल पेन भी घटा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग घटा रहे हैं। कैसे? जो वेजिटेरियन है, देखिए गाय में दूध निकालते वक्त, मैं बड़े बड़े प्लांट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हजारों की तादाद में गाय होती है, तो इसे कहते हैं टॉकिंग, कि पूंछ काट देते हैं ताकि दूध निकालने में आसानी हो, मशीन से चाहे हाथ से। जिससे क्या होता है, मक्खियां वो भगा नहीं पाते, पूंछ से भगाता है ना मक्खियां। इससे क्या होता है, गाय में ये मेस्टेटिस बोलते हैं, ये बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी जो लगभग हो जाती है, लगभग ना होना म्यूचुअल है, होना नॉर्मल है। और अब जब दूध निकालते हैं ना, जो दूध मिलता है आपको इंडस्ट्रियल मिल्क, दूध के साथ बैक्टीरिया होता है, ब्लड होता है, पस होता है, पेस्टिसाइड होता है, आर्टिफिशियल हार्मोन होता है, एंड एंटीबायोटिक होता है। एक्चुअली जो आपका आइसक्रीम में जो है वो सिर्फ दूध नहीं है, ये सब भी है, और हर बार है ये। कई बार बोलते हैं वेजिटेबल लेंगे उसमें पेस्टिसाइड होता है, हाँ उसमें पेस्टिसाइड होता है, लेकिन दूध में इसके अलावा ये सब भी होता है। दुनिया में जो एंटीबायोटिक्स बनती है उसमें 80% एंटीबायोटिक्स तो एनिमल को लगते हैं, जो एनिमल आप खाते हैं, जो दूध पी रहे हैं वो भी तो एनिमल का एंटीबायोटिक आपके पेट में जा रहा है। सो जितनी एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन वर्ल्ड ओवर होती है उसमें 80% गोज टू एनिमल एंड 20% गोज टू ह्यूमन बॉडी। बट वो जो एनिमल को गया वो भी तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही जा रहा है ना, क्योंकि वो भी तो आप ही के लिए बना है, राइट। सो आप एनिमल का पेन कम कर रहे हैं अपने पेन के साथ साथ। साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है, इसमें ये बताया गया कि जब 1 किलो मीट बनता है, 1 किलो मीट बनाने के लिए 1 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, 1 किलो मीट। और 1 किलो आलू ग्रो करने के लिए 500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, 500 लीटर, राइट। तो आप अर्थ का बोझ भी हल्का कर रहे हैं ना। अब देखिए, एक आदमी जो एनिमल फूड भी खाता है, डेयरी प्रोडक्ट भी खाता है, तो पूरे साल भर में जितना क्रॉप आप खाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप जानवर खा रहे हैं, जानवर क्या खा रहा है, पत्ते घास फूस खा रहा है ना। जितना क्रॉप खाते हैं आप, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 फुटबॉल ग्राउंड्स एक आदमी के लिए। लेकिन अगर आप प्लांट ही खाएं सिर्फ, तो 2 फुटबॉल ग्राउंड में पूरे साल भर में 14 लोग खा सकते हैं, 14 लोग, जहां तो सिर्फ 1 ही लोग खा सकते हैं। समझ रहे डिफरेंस, राइट। 2050 तक जितना फूड अभी दुनिया में है, इससे डबल फूड चाहिए होगा। और अभी भी इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 103 है हंगर इंडेक्स में। मतलब हमारे देश में हर दिन 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, हर दिन। दुनिया में हर दिन हर 5वां बच्चा भूखा सोता है, हर दिन। वो अभी है, 2050 में क्या होगा वो तो वर्ष ही होगा, राइट। तो ग्लोबल पेन आप कम कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्लांट, राइट। अपना दर्द, एनिमल का दर्द, इस प्लैनेट का दर्द, इस वक्त आपके लिए, हम सबके लिए, इस दुनिया में जो जानवर हैं वो है 100-150 करोड़ गाय हैं, 100 करोड़ भेड़ हैं, 100 करोड़ पिग्स हैं एट दिस मोमेंट, जो इंसान खाने को तैयार है। हर समय, हर साल 5000 करोड़ चिकन इंसान खा जाता है। इंसान कितना है पूरी दुनिया में? 750 करोड़। और खाता कितना एक साल में चिकन? 5000 करोड़ खा जाता है। 5000 करोड़ जो एनिमल फूड ईटर है। सो अभी आप देख रहे हैं ना पोल्यूशन का कितना ज्यादा प्रकोप है। सरकार कुछ ना कुछ करती रहती है ना, राइट। अभी फरीदाबाद में वो प्लास्टिक बैन हो गए थे, लेकिन अभी दोबारा मिल रहे कि नहीं मिल रहे? वो थोड़े दिन बैन होता है, सरकार को लगता है कुछ कर रहे हैं, आपको भी लगता है हमने भी कुछ किया, और दिल्ली में जाएंगे तो वो क्या है, और इवन हो गया, साल में 15 दिन कुछ किया, कुछ नहीं किया, लगा हमने अब अपना रोल प्ले कर लिया। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, और ये सारों का इम्पैक्ट क्या होगा, ये मुझे ऐसा लगता है कि मान लो बारिश आए और मैं आपको कंसर्न दूं, मैं बोलता हूँ बारिश रुकी, मैं आपकी मदद करता हूँ, पर मैं आपको छाता देता हूँ, वो छाता कुछ ऐसा होता है,
तो कितना बारिश में बच पाएंगे, राइट। तो जब भी कभी कोई ये अनाउंस देखता हूँ कि भाई पन्नी बंद होगी, बंद होनी चाहिए लेकिन परमानेंटली बंद होनी चाहिए, राइट। अगर ऑड इवन है तो परमानेंटली होना चाहिए। लेकिन अगर ये सब हम नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज तो कर सकते हैं, याद रखिए 40% जो मीथेन एमिशन है वो सिर्फ जानवरों की वजह से, 40% लाइफ स्टॉक मतलब जो खाने के लिए जानवर बने, वाइल्ड एनिमल नहीं, 40%, और बाकी 60% में इंडस्ट्रियल, फिर उसके अलावा बाकी सारी चीजें, गाड़ी और पेट्रोल, बाकी 60% में। तो 40% तो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में इसी वक्त है ना, राइट नाउ। बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन क्योंकि खराब भी एक दिन में नहीं हुआ था, लेकिन बदलाव की शुरुआत तो एक दिन में हो ही सकती है ना। और सबसे पहले तो आप ही का दर्द कम होने वाला है ना, बाकियों का दर्द धीरे धीरे वो जाएगा आगे, राइट। सो जो 25% ग्रीन हाउस एमिशन इफेक्ट है वो सिर्फ एनिमल फूड की वजह से। तो सिर्फ एक डिसीजन, ये पूरा ग्लोबली चल रहा है, अगर समझ जाए इंसान तो 25% पे काबू तो इसी वक्त हो जाएगा, राइट ना। सो जो चीज आपके लिए अच्छी है वो इस संसार के लिए भी अच्छा है। द थिंग विच इज गुड फॉर अस इज गुड फॉर द अर्थ टू, राइट। सो ये अभी तक मैंने जो भी कुछ बताया, ये सारा चीज अगर आपको चाहिए तो bishrup.com.fam, फूड एज मेडिसिन का शॉर्ट फॉर्म। इस जितने रिसर्च पेपर मैंने दिखाया वो सारे रिसर्च पेपर उसी ऑर्डर में उसमें ऑलरेडी है, जो आप आके देख सकते हैं। अब यहाँ तक तो होता है सेमिनार का, लेक्चर का एक भाग। अब अगला भाग, यहाँ 3 तरह के लोग, पहला कि हाँ समझ आ गया, अब आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप फीडबैक फॉर्म दे के करके जब बाहर जाएंगे तो वहाँ बुक फीडबैक फॉर्म जमा करेंगे और उससे बुक एक्सचेंज करेंगे, वो डायरी जो मिलेगी, क्योंकि उसने ये सारा कुछ दिया है जो आप नहीं कर पाएंगे। दूसरे ऐसे लोग होंगे जिनके सवाल होंगे, तो यहाँ पे 2 डब्बे रख दिए गए हैं, आप अपना सवाल लिखिए और यहाँ पे आप डाल देंगे। 5 मिनट में मैं आऊंगा, अभी लिखना, अभी वहीं बैठे रहिए, 5 मिनट में मैं आपके सवाल मेरे पास आ जाएंगे और जिनके इनके सवाल है मैं उनका जवाब यहाँ पे दूंगा। ये दूसरे तरह के लोग। तीसरे तरह के लोग जो वो एक्सरसाइज और फूड पूरा सुपरविजन में करना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे काफी लोग हैं। तो ऐसे लोग अपने फीडबैक फॉर्म में लिख देंगे कि आई वांट टू डू इट। तो अभी मैं पवन गुप्ता जी से इसके बाद में विचार करके, तो हमने ये प्लान किया कि 4 संडे या 4 सैटरडे अभी और बचा है इस साल को खत्म होने में, राइट। तो ये राइट टाइम है। इस डेकेड से जब नए डेकेड में जाएंगे तो नया बन के जाएंगे, राइट। ये इरादा है, उसके लिए 4 हफ्ता ही काफी है, राइट। तो 4 हफ्ते में 4 घंटे मैं और हमारी टीम या हमारे वर्मा जी जो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं वो देंगे आपको, यानी कि हर संडे 1 घंटे के लिए आना है और उसमें आपको एक्सरसाइज बता देंगे जो 4 हफ्ते के बाद आपको जिंदगी में खुद करना अपने आप। लेकिन 4 बार आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा और हमें भी समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ रहा है, आप ठीक है। तो जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा एक बैच बनेगा, एक पहला और शायद आखिरी, क्योंकि उसके बाद मैं ये ऐसा मानता हूँ कि वही लोग आगे सिखाएं तभी बन पाएगा, हमें नहीं सिखा सकते, आपको भी आगे करना पड़ेगा। तो जो लोग करना चाहते हैं दे कैन राइट देयर नेम, बट उनमें से हम 50 कौन से लेंगे ये एक बार देख लेंगे हम लोग, राइट। और तीसरा, आप में से कुछ लोग ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, ऐसा अगर आपके सामने हो जाए, एकदम कोई पड़ा हुआ है, एक बात मैं बताना चाहूंगा, पहले 3 मिनट में अगर आपने कुछ एक्शन लिया, खास एक्शन, तो अदरवाइज उसके डेथ के चांसेस 6%, जिंदा रहने के चांसेस 6% होता है। कार्डियक अरेस्ट में वो इंसान जिंदा रहेगा कि नहीं, चांसेस कितने? 6%। 100 लोग कार्डियक अरेस्ट आए, कितने लोग जिंदा रहेंगे? 6, बाकी 94 लोग दे विल डाई। बट इट डिपेंड्स फर्स्ट 3 मिनट में आपने क्या एक्शन लिया। इस तरह के कई सारे नए और रिसर्च आए हैं जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं कुछ जगह दुनिया में। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो अगला मेरा ट्रेनिंग जो होगा कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, राइट, ये श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में 27 दिसंबर को है। और इसके लिए भी जैसे आपने यहाँ रजिस्टर किया ना, वो bishrup.com/December, यहाँ जाके आप रजिस्टर करेंगे।